एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बच्चों बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे है सुनानी, आप सुनेंगे शिप्रा मैम की ज़बानी। इट्स ऑल अबाउट द फंक्शंस और द हार्मोन विच इज रिलीजेस बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। पर उससे पहले हमको लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिविजन करना पड़ेगा जिससे हम लिंक कर पाएंगे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और इस क्लास में हम उन चीज़ों से क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस की पोजीशन बता दी थी। मैंने आपको यह बता दिया था कि वो किस किस तरीके से रेगुलेट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कौन से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उन्हें रेगुलेट करते हैं और ये न्यूरॉन मतलब कहाँ पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन बता दिया था, पर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि वो पर्टिकुलर पिट्यूटरी के जो हिस्से हैं जैसे इंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो कौन कौन से हार्मोन निकालते हैं और उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है और वो हार्मोन ज्यादा हो जाए तो क्या होता है मेरे बच्चों और कम हो जाए तो क्या होता है। आइए देखते हैं। चलिए, तो एंटीरियर पिट्यूटरी की सबसे पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, लोकेशन। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस। प्लीज डोंट फॉरगेट कि हाइपोथैलेमस ऑलवेज रेगुलेट्स द पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में आज की कक्षा में हमने नहीं बात करनी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे। आज की कहानी में एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कितना भी मारो चाबुक उस सौतेले बेटे को, लास्ट में बनेगा हीरो वही, ये मैंने आपको बताया था। चलिए देखते हैं। So this is the anterior pituitary and this is the infundibulum मेरे बच्चों। इसके दो लोब्स होते हैं बेटा, ये हो गया एक लोब, ठीक है, एंड दिस वन इज द सेकेंड लोब। दिस वन इज द सेकेंड लोब। ओके, अब अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी में दो लोब्स होते हैं, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में फंक्शनली दो हिस्से होते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो आपकी पिट्यूटरी के पास एक ही लोब, मतलब तीन लोब की पिट्यूटरी होती है। अभी आपको कितने हिस्से दिख रहे हैं, दो, आगे वाला और पीछे वाला। अगर हम ऐसे खड़े हैं तो ये हो गया आगे वाला, ये हो गया पीछे वाला। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास तीन हिस्से होते हैं, दो नहीं होते। समझ में आई बात, तीन होते हैं दो की जगह। पर समय के साथ ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ये आगे वाले हिस्से में घुस जाता है, तो बीच वाले हिस्से में जितना भी सामान होगा वो आगे वाले हिस्से में आ जाएगा। इसलिए एंटीरियर पिट्यूटरी के पास मेरे बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास दो फंक्शनल हिस्से होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास एक ही फंक्शनल हिस्सा होता है। समझ में आई बात। स्ट्रक्चरली अगर मैं बात करूं, एनाटॉमिकली पिट्यूटरी के दो हिस्से हैं, आगे वाला और पीछे वाला, पर फंक्शनली अगर मैं बात करूं तो पिट्यूटरी के तीन फंक्शनल लोब हैं, दो होते हैं आगे वाली पिट्यूटरी में और एक होता है पीछे वाली पिट्यूटरी में। डन हो गया। इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं तो थोड़ा मजा आ जाएगा। सो दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। दिस इज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप लोकेशन नहीं जानेगा, आप उसके पार्ट्स नहीं जानेंगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि कौन से पार्ट से कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा। तो सबसे पहले यू हैव टू रटो द पार्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू रटो द हार्मोन। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं इतना अच्छा समझा दूंगी कि जीवन में कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गई है। अब पोस्टीरियर और एंटीरियर, आप लोगों ने एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में सुना। ये होता है जो डंडा आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इनफंडिबुलम। ऐसा ही आप 12th के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ेगा, ठीक है। इनफंडिबुलम और एंटीरियर पिट्यूटरी को मेरे बच्चों हम एक साथ क्या कहते हैं, एक साथ हम लोग कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। समझ में आ गई बात। तो एंटीरियर पिट्यूटरी विद इनफंडिबुलम इज कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी विद इनफंडिबुलम इज कॉल्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस। So hypophysis is the collection of infundibulum and anterior and posterior pituitary. Now next thing is what, in lobes जो आपको दिखाई दे रहे हैं, functionally जो lobes है हमारे पास उनके भी कुछ नाम है, नाम लिख लेते हैं। आइए देखिए, ये जो दिख रहा है this is the pars distalis। ये क्या है बच्चों मेरे, pars distalis। ये है आपका pars intermedia, ठीक है। ये पढ़ा दिया है लास्ट क्लास में तो ज़्यादा मैं इस पर मगजमारी नहीं करूँगी। और ये है पार्स नर्वोसा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स इसको कंट्रोल करते हैं
तो हम इसे पार्स नर्वोसा कह सकते हैं। डन, इतनी बात आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दी थी। और ये बैठा है सबका बाप जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, ठीक है। पूरे बॉडी के ग्लैंड का बाप है भैया कौन? पिट्यूटरी, और उसका भी बाप कौन है बेटा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये बाप हो गए, ये दो बेटे हो गए। एक बेटा है उसका प्यारा बेटा, जिगर का टुकड़ा है ये वाला, और ये है उसका सौतेला बेटा, तो उसको प्यार नहीं करता, पर सौतेला बेटा ही लास्ट में जो है तो वो क्या बन जाता है? चुलबुल पांडे, तो लास्ट में ही बन जाएगा। चलो देखते हैं क्या बता रही हूं मैं। इस हाइपोथैलेमस में मेरे बच्चों होते हैं बहुत सारे न्यूरॉन्स, ये बताया था मैंने आपको। इस हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन निकालते हैं हार्मोन। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वह न्यूरॉन जो न्यूरोट्रांसमीटर निकालता है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा दो गैप्स के बीच में रिलीज होते हैं। यहाँ पर जो हार्मोन निकल रहे हैं वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन न्यूरॉन्स को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम होता है न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स, ठीक है। इन न्यूरॉन्स का एक स्पेशल नाम होता है, द नाम, अरे यार ये बोर्ड में बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इनका नाम होता है न्यूरोसेक्रीटरी सेल्स, ठीक है। ये अपनी बात हो गई थी लास्ट क्लास में, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब होता क्या है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात। अब यहाँ पर आ रही है अपने पास ब्लड सप्लाई, और ये ब्लड सप्लाई आर्टीरियल ब्लड सप्लाई। भैया मेरे ऐसा है कि पिट्यूटरी एक ऑर्गन है और उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई अपनी ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब कैपिलरीज से हम कोई भी चीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टरीज और वेन्स तो बेटा ऐसा है कि बहुत मोटी होती हैं, तो वहाँ से अपन कोई चीज़ एक्सचेंज कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम हमेशा एक्सचेंज कहाँ से करते हैं? कैपिलरी से करते हैं। अब सुनो मेरी बात कान खोल के, क्या बोल रही मैं। यहाँ से हम लोगों ने हाइपोथैलेमस को क्या प्रोवाइड किया मेरे बच्चों? ऑक्सीजन। बदले में हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है और वो डीऑक्सीजनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है वो हमने ब्लड को दिया। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जो नहीं सुनेगा मेरी बात तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब बेटा क्या है कि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जो न्यूरॉन पड़े हुए हैं, ये न्यूरॉन क्या निकाल रहे हैं बच्चों? ये न्यूरॉन निकाल रहे हैं कुछ केमिकल। ये न्यूरॉन जो है ये कुछ केमिकल्स निकाल रहे हैं। डन हो गई इतनी बात। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वेन वाले ब्लड को ये केमिकल भी देते जा रहे हैं। डन हो गई इतनी बात। अब मेरे बच्चों यहाँ पर जो वेन प्रेजेंट है जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड दिया है और हॉर्मोन्स दिए हैं, वो कहाँ पर जाएगी? वो नीचे आएगी। ये जो वेन है ये कहाँ जाएगी मेरे बच्चों? ये नीचे आएगी, और नीचे आकर एंटीरियर पिट्यूटरी में इस तरीके से फैल जाएगी। फैल गई कि नहीं फैल गई? अब क्या होगा? और यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगी। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पर जो आपने हार्मोन ब्लड को दिया था, ये हार्मोन इस वेन के माध्यम से आएंगे और यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के दोनों फंक्शनल यूनिट में फैल जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर होगा। अब कायदे से इस वेन वाले ब्लड को कहाँ जाना चाहिए था मेरे लाल? जाना चाहिए था हार्ट में, पर हार्ट में तो गया नहीं। ये कहाँ गया? ये गया पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से में, ठीक है। तो ऐसा ब्लड सर्कुलेशन जो हार्ट में जाने के बजाय पहले कहीं और जाए, ठीक है ना, बहुत ही मनचला आदमी है, तो इस वेन को डायरेक्टली कहाँ जाना चाहिए था? हार्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि जो भी बॉडी की वेन्स है वो हार्ट में जाती हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो वेन थी वो सबसे पहले कहाँ पर गई? वो गई एंटीरियर पिट्यूटरी में, और उसके बाद यहाँ से वेन निकली, देन इट विल गोज टू द हार्ट। तो ये वेन ने कुछ अलग ही काम किया। तो इस वेन, ये एक पोर्टल वेन है, क्योंकि ये हाइपोफाइसिस से होते जा रही है। दिस इज द हाइपोफाइसिस, है ना। द पिट्यूटरी विद द इनफंडिबुलम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी कॉल्ड एज हाइपोफाइसिस। तो यहाँ पर से हाइपोफाइसिस से होते हुए जा रही है। तो इस वेन को मैं क्या कह सकती हूँ? इस वेन को मैं कह सकती हूँ हाइपोफेजियल पोर्टल वेन, ठीक है। और ये सिस्टम क्या है? पोर्टल सिस्टम है। वी हैव टू पोर्टल सिस्टम इन द बॉडी, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ से ये वेन जो आ रही है ये एंटीरियर पिट्यूटरी में फैल जाएगी। मैडम आप ये कैसे बोल रही हैं? इधर का क्या होगा? है, अब देखो, हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन निकाल रहा है बच्चों, जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस निकाल रहा है, वो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे और एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेंगे चल तेरा काम उठ जा, बहुत सोलियत तूने, अब उठ और ये वाला काम कर। और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये बताए, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ना बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, ठीक है, अपने खुद बनाती है और खुद निकालती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है वो कमांड देता है कि तुमने ये हार्मोन बनाया है तो इनको निकालो या तुम इनको नहीं निकालो। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये वो बच्चा है जो पढ़ने में होशियार बहुत ज़्यादा है, पर ये तभी अपनी होशियारी दिखाता है जब उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि चल बेटा जाके एग्जाम दे दे, ठीक है। और जब उसने बोला पिताजी ने एग्जाम देने नहीं जाना है तो ये बच्चा एग्जाम देने नहीं जाएगा।
समझ आ गई बात मेरी, क्या बोला मैंने? तो जो हाइपोथैलेमस होता है मेरे बच्चों, वो दो प्रकार के हार्मोन निकालता है, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। अगर हाइपोथैलेमस ने एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि तुम्हें ये वाला हार्मोन निकालना है, तो वो कौन सा हार्मोन निकालेगा हाइपोथैलेमस? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सपोज दैट कि एंटीरियर पिट्यूटरी को ग्रोथ हार्मोन निकालना है, तो हाइपोथैलेमस उसको बोलेगा कि बेटा मैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकाल रहा हूँ। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से वेन के थ्रू ट्रैवल करते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन निकालना शुरू कर देगी। और एक भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आदमी जो है छत फाड़ के बाहर हो जाए, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी होता है, एक टाइम के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो हाइपोथैलेमस निकालता है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये बोलते हैं कि हो गया बच्चा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, ग्रोथ हार्मोन अब मत निकालो। डन हो गई इतनी बात। अब मैम ये तो आप एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रही हो, पीछे वालों को क्या होगा? पीछे वालों के लिए टेंशन नहीं लेनी है आपको, पीछे वाले जो है और मस्त हैं। इनको ना इनकी मम्मियाँ, इनके पिताजी हमेशा बिल्कुल ढक कर रखते हैं। देखो इन पर ये न्यूरॉन जो है, ध्यान से देखते जाना मेरी बात, इन पर ये जो न्यूरॉन्स है ना, इनके एक्सॉन ऐसे बिल्कुल एंड तक होते हैं। समझ में आई बात? अब देखो क्या है, ये यहाँ पर दुनिया को ये लगता है कि पैसे जो है वो बेटे कमा के लाया है, पर नाक ना कटे इसलिए खानदान वालों ने पैसा स्टोर करके रखा हुआ है। जब समय आएगा, जब समाज के लोग आएंगे, तो जो है पिताजी बोलेगा ले बेटा तू पैसा दिखा दे, भले पैसा मेरा हो। कहानी समझना क्या है, यहाँ पर जो पूरे हॉर्मोन्स है वो बना कौन रहा? हाइपोथैलेमस। कौन बना रहा? हाइपोथैलेमस। अब देखो कोई भी हार्मोन कहाँ बनता है? इन सेल बॉडीज में ही बनेगा भैया। जो भी एक्सॉन थोड़ी कोई चीज बनाएगा, जो हार्मोन बन रहे हैं न्यूरॉन से वो कहाँ बनते हैं? सेल बॉडीज में बनते हैं। सेल बॉडीज में ये हार्मोन बनेंगे और एक्सॉन के माध्यम से एंड पर आ जाएंगे। अब ये पिताजी पैसा स्टोर करके रखा हुआ, बेटा कुछ नहीं, निकम्मा निठल्ला है, कुछ काम नहीं करता है, पर जैसे ही लोग आएंगे बोलेंगे हमारा बेटा तो भैया दुबई में जॉब करता है, और तुरंत ये हार्मोन क्या करेगा? इस लोब को दे देगा और ये लोब इस हार्मोन को बाहर कर देगा या ब्लड में मिला देगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दुनिया गवाह है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने कभी कोई हार्मोन बनाया ही नहीं है। हार्मोन किसने बनाया मेरे बच्चों? हार्मोन बनाया है हाइपोथैलेमस ने, वो स्टोर करके रखा होता है, जब समय आता है तो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बाहर करवा देता है। डन हो गई इतनी बात? तो ये हुआ दोनों टाइप का सर्कुलेशन एंड किस प्रकार से वो हार्मोन निकालते हैं नहीं निकालते, ये कहानी। ठीक है, अब बच्चों ठीक है, हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम हो गया, पोर्टल सिस्टम हो गया, पोर्टल वेन हो गई। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे हार्मोन जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में कैसे जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन हमेशा ब्लड सर्कुलेशन से जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन हमेशा हाइपोथैलेमस का हार्मोन एक्सॉन की मदद से जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो जानी चाहिए। अब बच्चों what we have to learn in this class, we have to learn the hormone which is secreted by the adenohypophysis। ठीक है, अब हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस से कौन से हार्मोन निकलते हैं। चलिए श्री गणेश करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एंटीरियर पिट्यूटरी लिख देती हूँ। एडिनोहाइपोफाइसिस समझ गए ना? इनफंडिबुलम विद द एंटीरियर पिट्यूटरी कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक, हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। देखो बेटा, जो लोग आज की क्लास लगा रहे हैं, सुने मेरी बात, जो लोगों ने पिछली क्लास नहीं लगाई है उन लोगों को ये जो बकवास मैं भी बहुत देर से कर रही थी वो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो तुम चाहता है कि तुम ये वाला क्लास लगाए और तुमको समझ में आए, तो तुमको पहले ये वाला क्लास लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, ये मैंने बस रिवीजन कराया ताकि मेरे बच्चों को मैं लिंक करवा सकूं कि लास्ट और इस क्लास में क्या रिलेशन है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है बच्चों, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स निकालता है, पर याद रखना कि एंटीरियर पिट्यूटरी हमेशा किसके नियंत्रण में है? हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में होती है एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आई बात? आइए सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, आज की कहानी में पहला हार्मोन हम डील करने वाले हैं ग्रोथ हार्मोन। नाम से ही काम समझ में आ रहा है, ऐसा हार्मोन जो मनुष्य की ग्रोथ करवाए।
किसी का हाइट, जैसे मेरा हाइट है 5 फुट 7 इंच, किसी का 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 4 फुट, कितना भी हो सकता है। किसी का 6 फीट, किसी का 7 फीट, किसी का 10 फीट, किसी का 12 फीट हो सकता है, ठीक है। पर वो नॉर्मल ग्रोथ थोड़ी है, नॉर्मल हाइट इतनी थोड़ी होनी चाहिए यार, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म की या मनुष्यों में ही हर किसी की हाइट एक जैसी नहीं होती मेरे बच्चों, समझ में आई बात। सब कुछ लंबे ज़्यादा होते हैं, कुछ छोटे ज़्यादा होते हैं। ये जो इफेक्ट आप सबकी बॉडी में देखते हो ना मेरे बच्चों, ये किसका इफेक्ट है? ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट है। तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि ग्रोथ हार्मोन कैसे तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। ये ज़्यादा निकलेगा तो कैसा हो जाएगा बॉडी, और ये कम निकलेगा तो कैसा हो जाएगा बॉडी। आइए देखते हैं। देखो बेटा, ग्रोथ हार्मोन को कौन हमेशा कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन को हमेशा कौन रेगुलेट करता है? ग्रोथ हार्मोन को हमेशा रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ये आपको याद रहना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन को मेरे बच्चों कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का वर्क क्या है? ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ करवाना है, ठीक। ग्रोथ कैसे होती तुम्हारी बॉडी में? अगर मैं पूछूं कि ग्रोथ क्या है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि इंक्रीज सेल डिवीजन? मैं बोल सकती हूँ ना ग्रोथ कैसे होती है, तो मैं बोलूँ इंक्रीज सेल डिवीजन इज द ग्रोथ। आपके बॉडी में नंबर ऑफ ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा हो जाए, तो इट इज़ द ग्रोथ। अगर मैं बोलूँ इंक्रीज प्रोटीन, तो भैया ये जो सेल होती हैं किससे बनी होती हैं? प्रोटीन से ही बनी होती हैं। तो सेल बनी है प्रोटीन से, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो प्रोटीन भी तो बढ़ना चाहिए। अगर मैं बोलूँ इंक्रीज एनर्जी, तो ये भी अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज है, एनर्जी इंक्रीज करोगे तभी ग्रोथ होगी। अगर मैं बोलूँ कि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज, एनर्जी कब मिलेगी? जब ग्लूकोज इंक्रीज होगा। हाँ मैम, तो ये सब ग्रोथ के कारण है। ये सब होते हैं तो ग्रोथ होती है। ज़्यादा सेल नंबर हो, प्रोटीन का जो लेवल हो वो ज़्यादा हो, एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो, तो इसलिए ये सब अगर होते हैं तो ग्रोथ बढ़िया होती है। तो ये सब जो है ग्रोथ हम किसको कहते हैं? जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा हों, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कब होंगी? समझ में आई बात? क्वेश्चन ये है कि ये सारी चीज़ें होनी कहाँ चाहिए, ठीक है। ग्रोथ कहाँ होनी चाहिए? अब ऐसा थोड़ी है कि ग्रोथ जो है वो किसी एक पार्ट की होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रोथ क्या सिर्फ एक पार्ट की होती है, बताओ मुझे, तो आप क्या बोलोगे? आपका आंसर होगा नहीं मैडम, ग्रोथ एक पार्ट में नहीं होती, ग्रोथ बहुत सारी जगह पे होती है। जैसे कि लिवर, ठीक है, लिवर में ग्रोथ होगी। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हो गया, ठीक है, बोन हो गया, लिवर हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और क्या हो गया? बोन हो गया, ठीक है। बोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो आपकी बॉडी में ग्रोथ की ज़रूरत हर जगह है, समझ में आई बात। मसल को कैसे भूल सकते हो? मसल भी तो बहुत ज़रूरी है। तो आपकी बॉडी में इन जगहों पे ग्रोथ की आवश्यकता होती है। और ग्रोथ कब होगी? जब इनमें सेल डिवीजन हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा हो, और एनर्जी तब ज़्यादा होगी जब ग्लूकोज ज़्यादा हो। तो ग्रोथ हार्मोन किसको टारगेट करता है? हमेशा इन ऑर्गन्स को टारगेट करता है, क्योंकि इनको कंटिन्यूसली सेल की ज़रूरत होती है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ। ग्रोथ हार्मोन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? देखो, एक चीज़, एक कंसेप्ट याद रखिए आप लोग। देखो समझाती हूँ। किसी भी वर्ड में, देखो, किसी भी वर्ड में अगर, ये शायद मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था आपको, किसी भी वर्ड में अगर ट्रॉफिन आए, ठीक है, ट्रॉपिक आए, ठीक है, ट्रॉपिक आए, या रिलीजिंग आए, ठीक है, ओके, रिलीजिंग आए या स्टिम्युलेटिंग आए, ठीक है। ये वर्ड जो है, ये सारे वर्ड, मतलब कौन कौन से? ट्रॉपिन हो गया, ट्रॉपिक हो गया, रिलीजिंग हो गया, स्टिमुलेटिंग हो गया, ये सारे वर्ड क्या करवा रहे हैं? ये सारे वर्ड हार्मोन को रिलीज करवा रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? हार्मोन को रिलीज करवा रहे हैं, ठीक है, हार्मोन को रिलीज करवा रहे हैं। डन। किसी वर्ड में अगर क्या आए? स्टैटिन आए, ठीक है, इनहिबिटिंग आए, ठीक है। अगर वर्ड में ये दो वर्ड आए तो हम क्या बोलते हैं? कि हार्मोन स्टॉप होगा। समझ आ गई इतनी बात? ये वर्ड है, ये कीवर्ड है, जीवन में कभी नहीं भूलना कि अगर हमारे पास
शॉर्ट फॉर्म में ये अक्षर आ रहे हैं, ये लॉन्ग फॉर्म में भी ये अक्षर आ रहे हैं, मतलब हार्मोन निकलेगा किसी पर्टिकुलर पार्ट से, और अगर ये वर्ड है तो हार्मोन नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन में तो मैडम ऐसा कोई वर्ड आ नहीं रहा है, तो आप कैसे बोल रही हो? देखो बेटा, ग्रोथ हार्मोन को हम और क्या कहते हैं? सोमैटो, ध्यान से समझना, अभी इसके बारे में बात करते हैं। चलो देखो, अभी हाइपोथैलेमस, देखो अब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को कैसे रेगुलेट करता है, ध्यान समझिए। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगा, पूरा एक फुल फॉर्म लिख दे रही हूँ और उसके बाद फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है विच इज कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, पूरा लिख रही हूँ क्योंकि अब जगह नहीं मेरे पास, तो इसलिए अब नहीं लिखूंगी। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में GHRH। रिलीजिंग वर्ड आया, मतलब हाइपोथैलेमस से ये वाला हार्मोन निकल रहा है। हाइपोथैलेमस से ये वाला हार्मोन ये वाले हार्मोन को निकलवाएगा। ठीक है, कहाँ से निकल रहा है ये वाला हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा। बोलो, बट वंस द, देखो ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ, वंस द मैक्सिमम ग्रोथ अचीव्ड, ध्यान से समझना, लिख दे रही हूँ यहाँ पे, वंस मैक्सिमम ग्रोथ अचीव्ड। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों क्या बोल रही हूँ मैं, है ना। वंस द मैक्सिमम ग्रोथ अचीव, देखो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने GHRH निकाला, हाइपोथैलेमस गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और एंटीरियर पिट्यूटरी को ये कमांड दिया कि ऐसा है कि आप ग्रोथ हार्मोन निकालने लगो। अब ग्रोथ हार्मोन निकला तो लीवर में गया, मसल में गया, बोन में गया, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज में गया, वहाँ पर सेल डिवीजन बढ़ा दिया, प्रोटीन बढ़ा दिया और एनर्जी बढ़ा दी, जिसकी वजह से ग्रोथ होनी शुरू हो गई। ठीक है, अब एक टाइम के बाद जब मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, ऑर्गन की हो गई, इंसान की हो गई, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हाइपोथैलेमस क्या निकालना शुरू कर देता है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? इनहिबिटिंग वर्ड आ गया, मतलब ये हार्मोन को इनहिबिट करवाएगा, नहीं निकलवाएगा। GHIH, अब ये GHIH एंटीरियर पिट्यूटरी को एक नेगेटिव सिग्नल देता है कि तुम मत निकालो। समझ आ गई तुम्हें बात? तुम मत निकालो, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी अब, क्योंकि ग्रोथ हमने मैक्सिमम अचीव कर ली है। समझ आ गई इतनी बात? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। डन। अब क्वेश्चन ये है, ये हो गया कि ग्रोथ में क्या क्या होना चाहिए, ये हो गया कि ग्रोथ कहाँ होनी चाहिए, ये हो गया कि ग्रोथ कब होगी और ग्रोथ कब नहीं होगी। ठीक है, पर ये अभी नहीं हुआ कि एग्जैक्टली ग्रोथ में क्या होना चाहिए, हम समझ गए, पर ग्रोथ कैसी होती है ये अभी नहीं समझे हम लोग। समझो, देखो अब ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ कैसी होती है वो जान लो बच्चों जरा। लिवर, कनेक्टिव टिश्यू, मसल, ठीक, बोन, इन सब में ग्रोथ होनी चाहिए। देखना बच्चों, ध्यान से देखना है ना, बोन भी लिख ही देती हूँ। ये सब लोग एक फैक्टर निकालते हैं जिसका नाम होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। समझ आ गई बात? ये सब लोग क्या निकालते हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, क्या निकालते हैं? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF। अब तुमको पता ही क्या होता है, निकाला इनने ही और काम भी इन्हीं पे करेगा। समझ में आई बात? आप लोगों ने पढ़ाया मैंने हार्मोन में थोड़ा सा ऐसा, ऐसे को क्या कहते हैं पर लोग बताओ मुझे, है ऐसे को पढ़ाया आप लोग, फर्स्ट लेक्चर लगा ना, उसको लोकल हार्मोन कहते हैं। अब ये निकाला इनमें ही और एक्शन भी इन्हीं पे करेगा। क्या करेगा बोलो मुझे? ग्रोथ करवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए है? ग्रोथ करवाने के लिए मैडम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये हमको ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, हमको चाहिए ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है और अगर बॉडी में बहुत बढ़िया एनर्जी रहेगी तो सेल डिवीजन अच्छा होगा। तो अब मुझे बताइए कि हम ग्लूकोज डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है ना बच्चों हम लोगों ने, ग्लूकोज कैसे कैसे बनवाता है बताओ, याद होगा ना आप लोगों ने? बताइए कैसे बनाते हैं हम लोग ग्लूकोज, बताइए जल्दी से। ग्लूकोज बनाने के लिए बेटा क्या था हम लोगों ने पढ़ा था? कुछ नहीं याद रहता है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये है अपना लीवर, ठीक है, लीवर में क्या स्टोर था हमारे पास? ग्लाइकोजन। बोलिए, ये है ना ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, पढ़ा है आप लोगों ने, बायोमोलिक्यूल पढ़ा के जो जीवन आधा हो गया मेरा।
तो लीवर में क्या स्टोर होता है बच्चों? ग्लाइकोजन स्टोर होता है, ठीक है। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। किसी दिन मान लीजिए, जैसे क्या होता है ना, जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसको ग्रोथ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। देखो एक टाइम के बाद जैसे मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच हो गई, अब बहुत ग्रोथ होने का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो एज भी नहीं है ग्रोथ होने की इतनी ज़्यादा, और ना अब मतलब अब होना भी नहीं चाहिए कायदे से। सबसे अधिक मैक्सिमम ग्रोथ कब होती है? जब हम छोटा बच्चा होते थे, बड़ी शरारत करते थे। अब ऐसी कंडीशन में जब छोटे बच्चे थे तो बेटा एनर्जी भी तो चाहिए है। अगर आपको 1 से 15 सेल बनानी है, 15 लाख सेल्स बनानी है, तो ऐसी थोड़ी हो जाएगा। सेल डिवीजन के लिए हमको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए कि बोलिए। कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होंगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बड़ा रहेगा। अब कुछ बोलेगा ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? बेटा 11वीं पहुंच गए हो, आखिरी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इतना पता होना चाहिए। शरीर की कार्य करने की क्षमता को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग 10 रोटी जो है यूं ही पचा लेता है और यूं खड्डू रहता है, कुछ लोग 1 रोटी नहीं पचा पाता और 1 रोटी खा के भी इतना मोटा रहता है। ये इट्स ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी के शरीर की कार्य करने की क्षमता मींस मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहता है, तो तुम 10 रोटी भी खाएगा तो जल्दी पचा लेगा, क्योंकि पचाने के लिए यू हैव इनफ एनर्जी, ठीक है। पर अगर आप 1 रोटी खा के भी मोटा है ना, इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम जो है उस 1 रोटी के न्यूट्रिएंट्स को तोड़ लो और फिर उसकी एनर्जी को बॉडी में स्टोर कर लो। आफ्टर सम टाइम द ग्लूकोज विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है, और आप मोटे होते जाते हो। तो जब आप छोटे बच्चे होते हो तो शरीर का कार्य करने का क्षमता इज वेरी हाई, एंड शरीर का कार्य करने का क्षमता जो है धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और उस समय पर हमें नंबर ऑफ सेल्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। और जब आपको नंबर ऑफ सेल्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है तो बेटा सीधी बात है कि आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए, और अगर आपको एनर्जी चाहिए है तो आपको ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। अब मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, नहीं खा रहा है ढंग से खाना, ठीक है। इवन छोटे बच्चों को भूख भी बहुत ज्यादा लगती है, कब ये यही कारण है कि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो जाके लीवर में स्टोर हो जाता है, और हम समय आने पर, यह समय तो उनका रहता है, ये कंटिन्यूसली ग्रोथ तो चली रही होती है। अब इस ग्लाइकोजन को हम तोड़कर किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? ग्लूकोज में, ठीक है। और इस ग्लूकोज को मेरे बच्चों किस में डाल देते हैं? इस ग्लूकोज को हम डाल देते हैं ब्लड वेसल में, ठीक है। इस ग्लूकोज को मेरे बच्चों हमने कहाँ डाल दिया? ब्लड वेसल में इस ग्लूकोज को डाल दिया, और ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा और कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करेगा, और जिसकी वजह से आपको एनर्जी की कभी भी डिप्राइवेशन नहीं होगी और आपकी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमें ग्लूकोज कैसे मिला ये समझ गए, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, एनर्जी इज रिक्वायरमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ। नाउ और कैसे मिल सकता है? बेटा ऐसा होता है ना, मैंने शायद आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कहानी पढ़ाई भी थी। जब आदमी कोई हड़ताल पे रहता है ना, तो सबसे पहले उसके लीवर का ग्लाइकोजन यूज हो जाता है, फिर उसके बॉडी के प्रोटीन्स और फैट यूज होने लगते हैं। वी हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट द फैट इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। तो जब हम किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, ध्यान से देखें मेरी बात, गौर से देखें, ठीक है, जब हम किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी, अब बड़ा चालाक है यार लीवर तो, है ना, जब हम किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी ग्लूकोज बना लेते हैं, हाँ बड़ा चालाक है ये, तो इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बताइए, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नियो का मतलब होता है नया, तो अगर आप नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट बनाना इज तो वेरी इजी, पर नॉन कार्बोहाइड्रेट फैट से बनाना ग्लूकोज इज वेरी टफ यार, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या है, ग्लूकोज बना लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, खचाखच खचाखच खचाखच, ठीक है। अब सारा ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर ब्लड में आ गया और डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा, ठीक है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है मेरे बच्चों? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है आपका फैट, और अगर आप फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं देन इट इज द ग्लूकोनियोजेनेसिस। इवन फैट को तोड़ने से भी हमें एनर्जी मिलती है, नहीं कन्वर्ट करो, फैट को भी तोड़ोगे तो एनर्जी मिलेगी। तो इसका मतलब ये कि ग्लूकोज के साथ साथ फैट भी एक एनर्जी सोर्स है ड्यूरिंग द ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो बॉडी में फैट स्टोर रहते हैं वो भी धीरे धीरे टूटते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिपोलाइसिस। समझ में आई बात? सो अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, अगर मैं पूछूं कि बताइए, पूछता है भारत कि ग्रोथ हार्मोन क्या करता है,
तो आप बोलोगे कि ग्रोथ हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही ग्लाइकोनियोजेनेसिस होती है, और ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही शरीर में लिपोलाइसिस होती है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से इन सारी प्रोसेस से बॉडी में एनर्जी बनी रहती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना जल्दी सेल डिवीजन होगा, जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे उसकी वजह से एनर्जी मिलती है। जितनी ज़्यादा सेल डिवीजन होंगे, नंबर ऑफ सेल्स विल इक्वली प्रोपोर्शनल टू योर बॉडी साइज एंड लेंथ। ठीक है, अब देखो जितना भी सेल तुमने बनाओगे बच्चों, ठीक है, मान लो ये सारी चीज़ों से हमें क्या हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है। इन सारी चीज़ों से क्या हो रही है मेरे बच्चों, सेल डिवीजन हो रही है। इन सारी चीज़ों से क्या हो रही है बच्चों, सेल डिवीजन हो रही है। 1 से बने 2, 2 से बने 4, सेल डिवीजन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ठीक, अब अगर तुम्हें सेल डिवीजन करवाना है तो सेल के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जो तो हमें मिल ही रहा है, और क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो सेल डिवीजन जब आपको कराना है तो आपको कंटिन्यूअसली नीड बनी हुई है प्रोटीन की, प्रोटीन की नीड बनी है। तो प्रोटीन तोड़ना नहीं है ग्रोथ करते समय, प्रोटीन बनाना है ग्रोथ करते समय। तोड़ना क्या क्या है मेरे लाल, तोड़ना है फैट, तोड़ना है फैट को, तोड़ना है ग्लूकोज को, जिससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और ग्लूकोज भी सारा मत तोड़ लेना, क्योंकि जो आपके वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी हमको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ग्रोथ के समय प्रोटियोजेनेसिस होता है, ग्रोथ के समय मेरे बच्चों प्रोटियोजेनेसिस होता है, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रोथ के समय ग्रोथ हार्मोन की वजह से प्रोटियोजेनेसिस होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, और ग्रोथ हार्मोन की वजह से लिपोलाइसिस होता है। क्यों कराया, ग्लूकोज फॉर एनर्जी, फैट फॉर एनर्जी, breakdown of glycogen for the glucose, glucose gives the energy and also helps in the formation of transportation of material across the cell membrane। और फैट को क्यों तोड़ा, क्योंकि एनर्जी चाहिए फॉर कंटिन्यूसली सेल डिवीजन। और प्रोटीन काय को चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही बहुत सारे पैसेजेस बनते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन में, ताकि चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सके। सो प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, डन हो गया। सो ग्रोथ हार्मोन को हम लोगों ने पढ़ा अभी तक क्या, कि ग्रोथ क्या होती है। ठीक है, ग्रोथ में क्या क्या चाहिए होता है, ग्रोथ करवाने के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं, ग्रोथ करवाने के लिए ग्रोथ हार्मोन चाहिए। ठीक है, और ये ग्रोथ हार्मोन कौन निकलवाता है बच्चों, मेरे हाइपोथैलेमस निकलवाता है बाय द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। और अगर एक टाइम के बाद जब सारी ग्रोथ हो जाती है तो हाइपोथैलेमस बोलता है सुनो सुनो पुष्पा, अब निकालना बंद कर दो, ग्रोथ हो गई है बॉडी की। ठीक है, अब आओ बेटा मेरे क्या लिखा है स्लाइड में देखें। ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म। देखो अभी फैट ऐसा कंबाइंड था, ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल विच इज द यूनिट्स ऑफ द फैट, ये सब अलग हो गए, क्योंकि इसके टूटने से एनर्जी निकलेगी ना। इफेक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिज्म, देखो मैंने जो कहा था कभी कभी तो लगता है पूरी भगवान, देखो ये लिखा है ना कि ये इंक्रीज करता है लिपोलाइसिस को। ग्रोथ के समय एनर्जी कंटिन्यूसली चाहिए, छोटा से जब बड़ा बच्चा हो गए तो कंटिन्यू, इसीलिए जो मम्मियाँ होती ना वो कैसे भर भर के घी पिलाती हैं छोटे बच्चों को, मम्मियाँ जो होती हैं भर भर के दूध पिलाती हैं, एक बादाम पूरे दिन घिसती रहती हैं। क्यों घिसती रहती हैं, क्योंकि सेल डिवीजन बहुत फास्ट है उस समय, इन सब चीज़ों से बच्चे को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, GH डिक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, सो इट इज कॉल्ड एज डायबिटोजेनिक हार्मोन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, डायबिटोजेनिक हार्मोन। ठीक है, अब देखो व्हाई इट इज कॉल्ड एज डायबिटोजेनिक हार्मोन, इसे डायबिटोजेनिक हम लोग हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रोथ के समय हमें ग्लूकोज ब्लड में चाहिए और प्रोटीन चाहिए। तो ग्लूकोज ब्लड में कैसे आएगा, पढ़ा अभी हम लोगों ने, हम लोग पढ़े ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। ठीक है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और यही ग्लूकोज जो है बाकी सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है फॉर द पर्टिकुलर ग्रोथ। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो ब्लड में जब भी ग्लूकोज का लेवल मेरे बच्चों बढ़ता है तो इसे हम डायबिटोजेनिक हार्मोन कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, द ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज द अमाइनो एसिड अपटेक बाय द सेल्स ऑफ द लीवर एंड मसल, हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच इज कॉल्ड एज प्रोटियोजेनेसिस। ठीक है, तो प्रोटियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्या करता है, सेल्स जो होती है उनमें प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देता है ताकि सेल अच्छे से बने। आगे देखते हैं, अब कहानी है थोड़ी सी मैं और समझा दूं, फिर उसके बाद आपको डिफेक्ट्स बता देती हूँ इसके। देखो कहाँ था, ओके, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम क्या है वो देख लो।
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोकाइनिन। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? सोमैटोकाइनिन। ठीक है, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का नाम है सोमैटोस्टैटिन। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर भी स्टैटिन वर्ड आएगा मतलब इनहिबिशन होगा, यहाँ पे क्राइनिन का वर्ड है मतलब यहाँ पर वो निकल रहा है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन गया किसके पास? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी पर उसने क्या किया? उसने स्टिमुलेट किया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको यहीं पर लिख देती हूँ। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे गया? पिट्यूटरी पर। इसने स्टिमुलेट किया, मैं आपको डायग्राम पे ही बता देती हूँ ना। ओके, यहाँ से ग्रोथ हार्मोन आया, यहाँ पर पड़ी होती हैं कुछ सेल्स। ये देखो, यहाँ पर कुछ सेल्स पड़ी होती हैं। इन सेल्स का नाम होता है सोमैटोट्रॉफ्स। क्या नाम होता है बच्चों? सोमैटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सोमैटोकाइनिन होता है वो सोमैटोट्रॉफ्स पर एक्ट करता है। सोमैटोकाइनिन क्या होता है? द ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ पर निकलता है? हाइपोथैलेमस से। तो GHRH यहाँ से निकला, ठीक है, और ये गया यहाँ से ट्रैवल करते हुए एंटीरियर पिट्यूटरी के सोमैटोट्रॉफ सेल को स्टिमुलेट किया। सोमैटोट्रॉफ सेल ने क्या निकालना शुरू किया? ग्रोथ हार्मोन निकालना शुरू किया। ठीक है, फिर ये ग्रोथ हार्मोन देखते हैं, फिर ये ग्रोथ हार्मोन गया डिफरेंट टाइप की बॉडी पार्ट्स में। अब इन बॉडी पार्ट्स में क्या होते हैं? इसके लिए रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं? हर बॉडी पार्ट में इनके लिए क्या होते हैं मेरे बच्चों? रिसेप्टर होते हैं। अब ये ग्रोथ हार्मोन जाकर इन रिसेप्टर से बाइंड हो गया। जैसे ही ये इन रिसेप्टर से मेरे बच्चों बाइंड हुआ तो क्या निकलेगा बताइए? जैसे ही ये इन रिसेप्टर से, सपोज दैट कि यहाँ पर इनके पास क्या है? रिसेप्टर है, और ये जो है ये ग्रोथ हार्मोन यहाँ पर आकर बाइंड हो गया है। ठीक है, जैसे ही ये बाइंड होगा वैसे ही क्या निकलेगा? IGF निकलेगा, और IGF इन्हीं पर एक्ट करेगा और फिर ग्रोथ शुरू हो जाएगी बाय द increase amino acid into the cell and increase glucose into the blood. ठीक है, so that easily we can get the nutrition from the blood. ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई, एक एक चीज क्लियर हो गई। नाउ बच्चों अब हम थोड़े से डिफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है डिफेक्ट्स। ओके, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो, कम सिक्रीट हो, तो क्या निकलता है? देखो इसको क्या कह रहे हैं हम लोग? देखो STH भी कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड एज STH? क्योंकि इसे हम सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, पीछे लिखा भी होगा मैंने शायद, देखो 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 देखो। ओके, ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन STH भी कहते हैं। ठीक है, ट्रॉफिक वर्ड आ गया, सोमैटोट्रॉफिक। ठीक है, अगर सोमैटोट्रॉफिक कम निकले या ग्रोथ हार्मोन कम निकले तो इससे क्या हो जाता है? डॉर्फिज्म, बौनापन हो जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बौना। ठीक है, मिडगेट्स होते हैं, एटिलियोसिस होते हैं, बहुत सारे बौने होते हैं, पर कलेक्टिवली हम इन्हें डॉर्फ कह सकते हैं। सो अगर आपके ग्रोथ हार्मोन की कमी हो तो सीधी सी बात है, नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ेंगे, ग्रोथ नहीं होगी, तो नंबर ऑफ जो बोन का इलोंगेशन है वो नहीं होगा। जब बोन ही लंबी नहीं होगी तो हाइट लंबी होने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब अगर यही ग्रोथ हार्मोन, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, देखो क्या होता है। यहाँ पर रेगुलेशन बताया गया है, हालांकि ये रेगुलेशन आपकी जरूरत नहीं है पर फिर भी देख लो। सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन जो होता है ये कहाँ से निकला बच्चों? सोमैटोस्टैटिन हाइपोथैलेमस से निकला। ठीक है, ये आपको पता था पहले से ही। यहाँ से शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस से क्या निकला? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला ग्रोथ हार्मोन, जो कि मसल, कनेक्टिव टिश्यू, बोन, लीवर, इन सब में एक्ट किया। इन सब से क्या निकला? इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर ये सारे वापस से इन सारे सेल्स के पास गया और सेल डिवीजन वगैरह स्टिमुलेट किया। ठीक है, पर एक समय के बाद जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाए या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये सिग्नल देते हैं पिट्यूटरी को भी और हाइपोथैलेमस को भी। देखो यहाँ से भी सिग्नल जा रहा है और यहाँ से भी सिग्नल जा रहा है। जैसे ही ये सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस सोमैटोस्टैटिन निकलवाने लगता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी में सारी प्रोसेस जो होती है वो स्लो हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज द रेगुलेशन, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आइए, अगर मान लीजिए हाइपर सिक्रीशन हुआ, ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हुआ तो मिडगेट, एटिलियोसिस, डॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है,
अब अगर मान लो हाइपर सिक्रीशन हुआ ग्रोथ हार्मोन का, तब क्या होगा? देखो, जो हम लोग सर्कस में एक स्पेशल टाइप के हम लोग डॉर्फ देखते हैं, सर्कस में एक स्पेशल टाइप का डॉर्फ होता है, उस उन्हें कहते हैं मिडगेट्स, ठीक है। और कभी कभी पिट्यूटरी खराब हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, तो उससे जो डॉर्फ होते हैं, जब ग्रोथ हार्मोन सही से नहीं निकलेगा तो उससे जो डॉर्फ बनते हैं उनको कहते हैं एटिलियोसिस, ठीक है। एटिलियोस, इस प्रोसेस से एटिलियोसिस कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सीधी बात है, अगर बौना हुआ कम निकलने पर तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में तो मैं नहीं बता सकती, जो भयंकर साइज का हो जाएगा जब ज़्यादा निकलेगा। तो देखो ये आदमी को है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबा नहीं है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों लंबा है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। The bones of the legs, hand become very long, height increases very much. The disease called as gigantism, जो तुम्हारा मन करे. Excess secretion of growth hormone in the breast, especially in the middle age, can result in severe disfigurement like excess enlargement of bones of face, vertebral column and forelimbs called as acromegaly. So this is the acromegaly. आपका लंबा चेहरा हो जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम लंबी हो जाएगी, बड़े बड़े हाथ पैर लंबे लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम किसी एडल्ट को हो रहा है गायगनेटिज्म तो इट इज द एक्रोमेगैली, ठीक है। ओके, कभी कभी सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाती है पर ऐसा जनरली नहीं होता, ठीक है। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब आगे दूसरे हार्मोन के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि थ्योरी में आप लोगों को एक साथ ही पढ़ा दूंगी सारी, अभी मुझे जो बात करनी है वो मैं बात करती हूँ, ठीक है। फिर डिफेक्ट्स भी बता दूंगी। देखो, हाइपोथैलेमस से टिंग 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 लिख देती हूँ मैं, एक अलग से स्लाइड ले लेती हूँ तो आप लोगों को और मजा आ जाएगा। देखो पढ़ना क्या क्या है। हाइपोथैलेमस से मेरे बच्चों ध्यान से देखना है, हाइपोथैलेमस से आपको 9 हार्मोन पढ़ने हैं, 9 हार्मोन, ठीक है। और पिट्यूटरी से आपको 7 हार्मोन्स पढ़ने हैं, पिट्यूटरी से 7, ठीक है। अब इससे आप ये समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जिनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन रेगुलेट नहीं करते होंगे। समझ में आई बात? अभी तक तो तुमने जो पहला हार्मोन पढ़ा ग्रोथ हार्मोन, उसको रेगुलेट करने के लिए सोमैटोस्टैटिन और क्राइनिन है, जो कहाँ से निकल रहे थे? हाइपोथैलेमस से, ठीक है। पर कुछ ऐसे हार्मोन होंगे एंटीरियर पिट्यूटरी पर जिस पर बाप का कंट्रोल नहीं है, पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। सो वी हैव डन विद द 2 हार्मोन्स, लिस्ट इधर अपडेट करते जाते हैं पर, ठीक है। GHIH, ठीक, एंड GHRH 2 इधर के हो गए और एक हो गया GH या STH, ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। डन, ट्रॉफिक वर्ड इसमें भी आ गया। आइए आगे बात करते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा हार्मोन पढ़ा रही हूँ विच इज़ वेरी वेरी मज़ेदार, ठीक है। पहले पूरा पढ़ा दूँ। आइए, प्रोलैक्टिन। देखो प्रोलैक्टिन जो होता है बेसिकली ये मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है। समझ में आई बात? मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करता है, इसका मतलब समझे आप। देखो क्या होता है कि माँ जो होती है, जब माँ अपने बच्चे को फीड कराती है या जब माँ अपने बच्चे को लाड करती है, तो आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा रहता है तो मिल्क सिक्रीशन होने लगता है, बाहर निकलने लगता है मिल्क। अच्छा, ये प्रोसेस अपने आप नहीं होता है। कई बार जैसे माँ को चिंता लगी रहती है छोटे बच्चे की कि वो क्या पेट भरा कि नहीं भरा, अरे यार इसने ठीक से दूध नहीं पिया, अरे यार इसने रात में, छोटा बच्चा हो तो बेचारा कैसे बोलेगा, तो माँ को बड़ी चिंता लगी रहती है, ठीक है। तो चिंता जो होती है वो उसका प्यार दर्शा रही है, और प्यार की वजह से जो मिल्क होता है वो मेमोरी ग्लैंड में जो है फॉर्म होने लगता है, उससे बाहर निकलने लगता है। समझ में आई बात? इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ आज हम लोग अभी तो फिलहाल एडिनो हाइपोफाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 हार्मोन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक कौन सा होगा जो मिल्क बनवाएगा, और एक कौन सा होगा जो मिल्क सिक्रीट करवाएगा, बाहर निकलवाएगा, ठीक है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। सपोज दैट दिस इज द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, दिस इज द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, बना रही हूँ मैं। और 12th क्लास में इसको आपको अच्छे से पढ़ना भी है, तो अभी मुझे इसमें इतना डिटेल से बात करने की ज़रूरत आई थिंक इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कलर कैसे अपने आप चेंज हो गया यार? ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें कुछ एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसे एल्वियोलर स्ट्रक्चर होते हैं, ध्यान समझना ना,
जो मेमोरी ग्लैंड होती है उसमें कुछ एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक, पूरा डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं। तो दिस इज द एल्वियोलर स्ट्रक्चर, ध्यान से समझना, एल्वियोलर मेरे बच्चों स्ट्रक्चर, ठीक है। तो माँ का बच्चे से प्यार एक बहुत ही नेचुरल संबंध होता है बच्चों, ठीक है, और उसी की वजह से मिल्क सिक्रीशन होता है। और आपको पता है किसी से भी प्यार जो है वो भी एक हार्मोनल रेगुलेशन ही है, किसी से सच्चा प्यार, किसी से झूठा प्यार, ये सब हार्मोन का ही खेल है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो एल्वियोलर स्ट्रक्चर है यहाँ पर मिल्क जो है वो स्टोर होता है, ठीक। अब क्या होता है कहानी वो सुनो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का टारगेट कौन है ये बता दीजिए। प्रोलैक्टिन का टारगेट है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। क्या है बच्चों? मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, माँ की मेमोरी ग्लैंड। ओके, नाउ अब देखते हैं ये क्या चाहते हैं जीवन से, हाइपोथैलेमस। अब बेटा हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? हाँ मैडम निकालेगा, तो बदतमीज तो है ही। तो क्या निकालेगा? अब मैं ये नहीं लिख रही हूँ प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, सीधे लिखते हैं प्रोलैक्टिन, शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, प्रोलैक्टिन लिख देती हूँ, नहीं तो आधे बच्चे जो है यही पूछेंगे पूरा क्यों नहीं लिखा, पूरा क्यों नहीं लिखा, आधे में यही जंग मचा दोगे तुम लोग। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन निकाला? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRL, ठीक है। और एक कौन सा निकालेगा? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, PRI, ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। डन हो गई इतनी बात। अब क्या होगा? ठीक, PRI और PRL, ठीक। अब समझो मेरी बात को, क्या बोल रही हूं मैं। अब क्या हुआ? हुआ ये कि ये कहां से निकल रहा है ये हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक। ये गया इसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास प्रोलैक्टिन। इसने बोला हार्मोन जो आपका मिल्क है इसको क्या करो, बना लो। इट इज प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिल्क इनटू द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। माँ के मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का सिंथेसिस कराना है, यहाँ पे लिख लो पहले, ठीक है। इसका काम क्या है? पूरा यार पर्पल पर्पल से हो गया, क्यों? दूसरा कलर यूज करती हूँ, ठीक। सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ठीक, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क सिंथेसिस कराना है। अब ये हार्मोन गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसने ये वाला हार्मोन कौन सा? PRL गया, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और एंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन निकालना शुरू कर दिया। अब ये प्रोलैक्टिन मेरे बच्चों ब्लड के माध्यम से, दिस इज द ब्लड वेसल। अब ये प्रोलैक्टिन रेड कलर से लिखा है इसलिए रेड बना देती हूँ। ये प्रोलैक्टिन गया आपके मेमोरी ग्लैंड के पास, डन। ये मेमोरी ग्लैंड के पास क्या बनवाएगा? ये मेमोरी ग्लैंड के पास सिंथेसाइज कराने लगता है मिल्क। अब इस एल्वियोलाई में मिल्क भरा रहेगा, भरा रहेगा, भरा रहेगा, भरा रहेगा, भरा रहेगा, ये इजेक्ट आउट नहीं होगा मिल्क। समझो मेरी बात को, क्या हुआ कि प्रोलैक्टिन जो है वो ब्लड के माध्यम से मेमोरी ग्लैंड में तो चला गया पर मिल्क बाहर नहीं आएगा। समझ में आई बात? कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है, वो क्या है भी मैं जस्ट 2 सेकंड बाद बता रही हूँ, तो आपका मिल्क जो है मेमोरी ग्लैंड में मिल्क भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, पर वो बाहर नहीं निकलेगा। तो जिसकी वजह से द मेमोरी ग्लैंड वेरी टाइट, स्टिफ एंड टफ, ठीक है, तो जिससे बहुत पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी में एक हार्मोन होना बड़ा जरूरी है जिससे मिल्क बाहर आएगा। देखिए क्या है, सो द प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन विल रिलीज from the hypothalamus, then it will goes to the anterior pituitary by the help of the hypophageal portal vein. Then the anterior pituitary will release the prolactin, it will mix the hormone to the blood vessel or the vein, then this blood vessel will goes to the different body parts, पर डिफरेंट बॉडी पार्ट में उसका असर नहीं होगा क्योंकि मिल्क तो मेमोरी ग्लैंड से आना है। तो जो एल्वियोलाइज होंगे सिर्फ उन्हीं के पास प्रोलैक्टिन का रिसेप्टर है मेरे बच्चों, और किसी के पास नहीं है। तो ये रिसेप्टर फटाफट हार्मोन को बाइंड कर लेंगे और स्टोर करके रखेंगे, अभी मिल्क बाहर नहीं आएगा। अब आओ पीछे, पीछे आओ, थोड़ा सा कुछ बताना है। आओ देखो कितना सारा लिखा यार। ये जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना बच्चों, इससे एक हार्मोन निकलता है,
इससे नहीं निकलता है। इससे कौन निकालता है? इनके बाप बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो बस पैसा जो है दिखाना है, सारा कमा के मैं लाऊंगा। पढ़ाया ना मैंने तुम्हें। तो ये जो है यहाँ पर एक हार्मोन भरा हुआ है विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, समझ आई बात? ये ऑक्सीटोसिन जो है ये पार्स नर्वोसा को देकर बाहर निकलवाने लगेगा। तो एक हार्मोन होता है, द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड एज ऑक्सीटोसिन। आई बात समझ में? हार्मोन का नाम क्या होता है बच्चों मेरे? ऑक्सीटोसिन। कहाँ गया यार? ओके, नाउ ऑक्सीटोसिन हार्मोन का वर्क क्या होता है देखो ध्यान से। अब क्या हुआ? अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, किस कलर से लिखो? ब्लैक से लिखती हूँ। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमेशा याद रखो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद कोई हार्मोन नहीं बनाती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसको उसके हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन हार्मोन देते हैं और उसे वो बाहर करती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन देगी। ठीक है, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ये ब्लड के माध्यम से, ये ब्लड है ना, सारा ऑक्सीटोसिन यहाँ पे मिला दिया, और ये ऑक्सीटोसिन जो है ब्लड के माध्यम से एल्विलाइज के पास जाएगा और ये क्या करेगा? ये कराएगा मिल्क का इजेक्शन। ठीक है, और ये मिल्क बाहर आ जाएगा। समझ में आई बात? ये मिल्क बाहर आ जाएगा। ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। जब जो माँ होती है, जब वो बच्चे को लाड करती है, जब माँ होती है, जब वो बच्चे को प्यार करती है, तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क, मेमोरी ग्लैंड कहाँ गई यार? हाँ, जब माँ बच्चे को प्यार करती है तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रीशन क्यों होने लगता है? आपके से सवाल पूछा जा सकता है, बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है? मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन करती है एंटीरियर पिट्यूटरी का एक हार्मोन विच इज कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन will form the milk into the alveoli of the breast of the woman. Then it is not the milk ejection hormone. आई बात समझ में? It is not the milk ejection hormone. समझ में आ गई बात? So there is another hormone. The name of hormone is called as what मेरे बच्चों? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का डिलीवरी में भी बहुत बड़ा वर्क है, पर अभी यहाँ पे मुझे बताना था इसलिए मैंने बता दिया। जब एक बार मिल्क का फॉर्मेशन मेमोरी ग्लैंड में अच्छे से हो जाता है, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन निकालती है और इस हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। देन दिस ऑक्सीटोसिन विल मिक्स इनटू द ब्लड, क्योंकि आपका एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी, तो सारे हार्मोन ब्लड के माध्यम से देगी, तो ब्लड में मिक्स होगा ऑक्सीटोसिन। देन इट विल गोज टू द ब्रेस्ट और मिल्क का इजेक्शन होगा। ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, लव हार्मोन, लेबर हार्मोन, बहुत सारे इसके नाम है। डन हो गई इतनी बात? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आइए अब इसके एक बार हम लोग अपनी लिस्ट अपडेट कर ले तो थोड़ा मजा आ जाए। तो ये 9 हार्मोन से ये एक हार्मोन, चलिए इसका हमने क्या क्या पढ़ लिया है? इसके 2 पढ़ लिए हैं। एक पढ़ लिया प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और एक PRL नहीं, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, यहाँ पे आइलेटेड, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ गया यार? ओके 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 ओके, दिस इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, PRH। ठीक, तो ये हो गया प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। डन। इसका हम लोगों ने कौन सा खत्म कर लिया? प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो बेटा अभी हाइपोथैलेमस से कितने और पढ़ने हैं? हमें 5 और पढ़ने हैं, और पिट्यूटरी से हमें कितने और पढ़ने हैं? 5 और पढ़ने हैं। ठीक है ना? 5, ठीक, ओके, डन है। अब आओ तुमको प्रोलैक्टिन थोड़ा समझा दूँ थ्योरी से, कहाँ पर मैंने लिखा है। अभी TSH का मैं अलग से पढ़ाऊंगी, क्योंकि TSH जो है उसके लिए एक ही उनका बाप है। कहाँ है यार? ओके, प्रोलैक्टिन को हम मैमोट्रॉफिक, ट्रॉफिक वर्ड आ गया ना, ट्रॉफिक वर्ड आ गया, ट्रॉफिक वर्ड आ गया है, इसका मतलब क्या है कि रिलीज होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, अब क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन, मिल्क फॉर्मेशन। ठीक है, मैं आपको एल्विलाइज दिखा देती हूँ, क्योंकि बाकी और कुछ ज़्यादा ज़रूरत का है नहीं आपको। ठीक है, वेयर इट इज, सो लुक एट दिस, देयर इज एल्विलाई जहाँ पर मिल्क का फॉर्मेशन होता है, दैट्स इट। ठीक है, आपको 12th क्लास में इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। नाउ आपको ये क्लियर हो गया ना कि इसको रेगुलेट कौन करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अगला हार्मोन कौन सा है? अगला हार्मोन है मेरे बच्चों MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये बेसिकली आपके बॉडी में
मिलानिन का सिंथेसिस करता है। समझ में आई बात? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये आपकी बॉडी में मिलानिन का सिंथेसिस करता है। आइए देखते हैं ये क्या है, देखो आओ। ओके, तो MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक, ओके। अब इसका काम क्या है वो देखिए। इसका काम हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज जस्ट ऑपोजिट टू व्हाट, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द मेलेटोनिन, जो कि आपकी पीनियल ग्लैंड से निकलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इट इज रिलेटेड विद द चेंज इन द कलर ऑफ स्किन, नहीं अभी पहले ये वाला तो दूसरा पॉइंट है। ओके, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक, देखो MSH पूरा नाम लिख दूं, मैं इसके बारे में पढ़ा रही हूँ आपको। मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये क्या है वो देखो। अब भैया मेरे इसके भी दो हार्मोन देख लो, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं ना, इसके भी दो हार्मोन लिख लो, ठीक है, ओके। मेलानोसाइट इसके ये ग्रुप इसका है, ये वाला ग्रुप इसका है, ठीक है। अब देखो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के भी दो होंगे, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है पर आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो कितने हो गए, 6 हो गए इसके और 3 हो गए इसके, ठीक, 1 2 3, हाँ 3 हो गए इसके और 6 हो गए इसके, तो इसके अभी 3 ही पढ़ने पर इसके भी 4 बाकी हैं, ठीक है ना। अब क्या कहानी है वो देख लेते हैं, आ जाओ बच्चों, ठीक। देखो MSH के बारे में पढ़ रहे हैं। MSH मिलानोसाइट, मिलानोसाइट नाम ही में काम छुपा है, काम बड़ा भयंकर है भैया। देखो मिलानोसाइट, मिलानोसाइट, द साइट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, बताएंगे जल्दी से, सेल्स। और मिलानो का मतलब मिलानो बिस्किट नहीं है बेटा, ये मिलानिन पिगमेंट है, ठीक है, मिलानिन पिगमेंट। अब ध्यान से समझेंगे ये क्या करता है, ये आपकी बॉडी में मिलानिन के पिगमेंट को बढ़ाता है या घटाता है, घटाएगा नहीं बढ़ाएगा। MSH विल स्टिमुलेट द मिलानोसाइट, समझ में आई बात। मिलानोसाइट वो सेल्स होती हैं जो मिलानिन बनाती हैं। किसी भी इंसान के बालों का कलर कितना काला होगा, उसकी आंखें कितनी काली होंगी, उसके स्किन का कलर कितना डार्क होगा, ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितना MSH होता है। समझ में आई बात। MSH will stimulate the melanocyte. Melanocyte will form the more and melanin, and this melanin will deposit into your different types of cell. It is responsible for your skin coloration. ठीक है, melanin pigment क्या करवाता है आपका, skin का coloration कराता है, ठीक है, ठीक है। स्किन का स्पेलिंग देख लेना, स्किन का कलरेशन कराने का काम मेलानिन का होता है। आपका आँख कितना काला है, आपकी स्किन कितनी गोरी काली है, आपके बाल कितने काले हैं, ये तो जो जितना फॉरेन वाला होता है, जितना गोरा होता है ना, उसके में मेलानोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वो कम स्टिमुलेटेड होती हैं, ये कम होती है, जिसकी वजह से उनका कलर इतना डार्क नहीं हो पाता। इवन जो रेप्टाइल्स एम्फीबियंस कलर चेंज करते हैं वो इसी की वजह से है, ठीक है। अब बेटा मेरे इसका टारगेट कौन है, टारगेट ऑडियंस कौन है इसकी, टारगेट सेल्स, ठीक है बेटा मेरे। इसके टारगेट सेल है स्किन, इसका टारगेट सेल है आइरिस, ठीक है, आई में भी कौन है, आइरिस, और इसकी टारगेट ऑडियंस कौन है बेटा, हेयर्स। आई बात समझ में, इसकी टारगेट ऑडियंस है हेयर्स, ठीक। अब ये कैसे काम करते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमस, ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमस जो होता है वो क्या निकालता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। ये जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी MSH निकालने लगती है, और एक होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, और ये पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, ये नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, सीधी बात। तो अगर MSH RH निकल रहा है, रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है हाइपोथैलेमस से, तो MSH एंटीरियर पिट्यूटरी बनाएगी, और अगर इनहिबिटिंग हार्मोन निकल रहा है तो एंटीरियर पिट्यूटरी वो हार्मोन नहीं बनाएगी, ये प्लीज याद रखना, ठीक है। इट इज जो ये आपका MSH होता है, ध्यान समझना, MSH इज जस्ट ऑपोजिट टू द, ध्यान समझो, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू मेलेटोनिन, मेलेटोनिन, ठीक है, ध्यान समझना है ये बात, ओके।
तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन शरीर में मेलानिन बनवा के पूरे बॉडी में डिपॉजिट करवाएगा, जबकि अगर मेलेटोनिन जो कि पीनियल ग्लैंड से निकलता है, ये क्या करता है, ये एक जगह पे मेलानिन को इकट्ठा कर लेता है। इसकी वजह से तिल बनते हैं। जो तिल नहीं बनते आपको, तिल काला बन गया, हरा बन गया, यहाँ तिल होगा तो विदेश यात्रा होगी, यहाँ तिल होगा तो तुम्हारी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, ये सब जो बकवास है बेटा, सब फालतू चीजें हैं। मेलेटोनिन जो होता है ये मेलानिन को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और जिसकी वजह से आपको तिल बनते हैं। तो मेलेटोनिन की वजह जस्ट ऑपोजिट होता है। मेलानिन कहाँ ज्यादा बनेगा और डिपॉजिट होगा, इट इज ड्यू टू द MSH, और मेलेटोनिन विल इकट्ठा करो द मेलानिन। इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। इसकी थ्योरी देख लो एक बार तो थोड़ा मेरे दिल को चैन आए। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है वो देखिए, इट इज सिक्रीटेड बाय द मिडिल लोब। अच्छा एक और चीज बतानी भूल गए, देखो ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के भी कौन से, वी हैव 2 फंक्शनल पार्ट इनटू द एंटीरियर पिट्यूटरी। आओ देखो, देखो क्या बोल रही हूं मैं, कहाँ गया यार ये, ओके ओके। एंटीरियर पिट्यूटरी में वी हैव 2 फंक्शनल लोब्स, वन इज पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। बेटा मेरे ध्यान से सुना है ना, जो नहीं सुनेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है ना। देखो ओके, देखो मेलेटोनिन जो मेलानिन होता है ये आपका MSH इज द ओनली हार्मोन, लिखेंगे यहाँ पर या आप लिख लेना, ओनली हार्मोन। ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में, फिर बोलना मत मैडम आपने बताया नहीं था। इट इज द ओनली हार्मोन सिक्रीटेड बाय द पार्स इंटरमीडिया ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। समझ में आई बात। MSH एकमात्र एक ऐसा हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया की से निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी के, बाकी इससे कोई हार्मोन नहीं निकलता। समझ गए क्या क्या सीखा। MSH निकलता है इंटीरियर पिट्यूटरी के पार्स इंटरमीडिया से। MSH का जो टारगेट ऑडियंस है वो ये है। MSH आपके शरीर में मेलानिन बनवाता और डिपॉजिट करवाता है। MSH की वजह से आपकी स्किन का कलर डार्क या फेयर हो सकता है। इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द मेलेटोनिन। मेलेटोनिन मेलानिन को इकट्ठा करवाता है जबकि ये फैलवाता है। स्लाइड पढ़ते हैं अब, आइए। Melanocyte stimulating hormone. It is secreted by the middle lobe, but in human, the pars intermedia is almost emerged with the pars distalis. It stimulates the melanocyte to synthesize the melanin in the mammals. ठीक है, ये लिखा है। This hormone is related with the change in the color of the skin in the amphibians and the reptiles. ये आपको पता होना चाहिए कि एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स स्किन का कलर चेंज करते हैं इसी हार्मोन की वजह से। It darkens the complexion of the skin by distributing the melanin even under the skin, evenly under the skin. तो ऐसा नहीं होता, कभी किसी का, बहुत ही कम लोग होते होंगे, किसी का स्किन यहाँ ज़्यादा काला है, यहाँ ज़्यादा गोरा है और यहाँ ज़्यादा काला। इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो मेलानिन का MSH की वजह से होता है, जबकि मेलेटोनिन मेलानिन को इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, सो वी हैव डन विद हाउ मेनी हार्मोन्स, वी हैव डन विद द 6 हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड 3 हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला बात आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, ये इतना लंबा नाम अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ओ तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लोगों को बताती हूँ, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मेलानोसाइट, अरे यार, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, और ऐसे भी याद रख सकते हो मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे याद रख लो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बहुत आसान है। ओके, अब आपने अभी तक क्या क्या देखा, थोड़ा सा स्टार्ट से बात कर लेते हैं तो थोड़ा सही लगे। ठीक, चलिए, तो ट्रॉफिन, ट्रॉपिक, रिलीजिंग, स्टिमुलेटिंग, ये वर्ड आएंगे, मतलब हार्मोन रिलीज हो रहा है। कैसे कैसे हम लोगों ने ध्यान दिया, जैसे कि अगर ग्रोथ हार्मोन का नाम क्या होता है वो देखो, सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रॉफिन, ये 3 नाम हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं। सोमैटोट्रॉफिन किसको कहते हैं मेरे लाल, सोमैटोट्रॉफिन हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन को। प्लीज दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सोमैटोट्रॉफिन किसको कहते हैं, या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन किसको कहते हैं, सोमैटोट्रॉफिन, यार ये बोर्ड, हाँ, तो सोमैटोट्रॉफिन किसको कहते हैं हम, या इसको सीधे से याद रखो यार तुम तो, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, STH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, लिख दूं यहाँ पे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, ट्रॉफिक आ गया ना इसलिए निकालेगा। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन हो गया।
सोमैटोक्राइनिन किसको कहते हैं? सोमैटोक्राइनिन हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। सोमैटिस्टैटिन किसको कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। आगे बढ़े, उसके बाद, अच्छा ये तो पूरा ग्रोथ हार्मोन ही चल रहा है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया? उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को स्पेलिंग, ठीक है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम क्या होता है? मैमोट्रॉफिक हार्मोन। तो आ गया, ट्रॉफिक वर्ड आ गया कि नहीं आ गया? मैमोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, ओके। इसको हम क्या कहते हैं? MTH, ट्रॉफिक वर्ड आया। इसका रिलीजिंग हार्मोन हो गया और इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH आया। स्टिमुलेटिंग क्या देख रहे हो? सब में ट्रॉफिक, ट्रॉफिक, स्टिमुलेटिंग, ये तीनों किससे निकल गए? पिट्यूटरी से, इनहिबिटिंग और रिलीजिंग, ठीक है। तो ट्रॉफिक, स्टिमुलेटिंग वर्ड आए तो आपको याद रखना है, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ये प्रोलैक्टिन हो गया। अब मैं आपको एक और पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन के बारे में बता रही हूँ। स्टिमुलेटिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब कहाँ से निकलेगा? पिट्यूटरी से, ठीक है। समझ में आई बात? सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोस्टैटिन, इस टाइप के वर्ड होंगे तो कहाँ से निकल रहा है? हाइपोथैलेमस से। ट्रॉफिन, ट्रॉपिक, स्टिमुलेटिंग, ये कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी से। अब मैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन के बारे में बता रही हूँ, विच इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन बच्चों, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या क्या बताया? ये कंसेप्ट याद रखना। स्टैटिन आया मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन है, और कहाँ से निकलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन? इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से। ट्रॉफिन, ट्रॉपिक, स्टिमुलेटिंग आया मतलब पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, और ये पर्टिकुलर हार्मोन जो होते हैं, रिलीजिंग वर्ड आया तो हाइपोथैलेमस से, ट्रॉफिन, ट्रॉपिक और स्टिमुलेटिंग आया तो पिट्यूटरी से। डन हो गई। और इन सारे वर्ड, रिलीजिंग, ट्रॉफिन, ट्रॉपिक, स्टिमुलेटिंग से हार्मोन निकलता है। रिलीजिंग वर्ड आया मतलब कौन सा हार्मोन है? हाइपोथैलेमस से। ट्रॉफिन, ट्रॉपिक और स्टिमुलेटिंग आया तो पिट्यूटरी वाला हार्मोन है। प्लीज याद रखना, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम है TSH। स्टिमुलेटिंग आया मतलब कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी। कौन सी पिट्यूटरी से? एंटीरियर, क्योंकि एंटीरियर पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। अभी तक बेटा ऐसा है कि तुम्हें दो हार्मोन की जरूरत थी रेगुलेट करने के लिए। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इज रेगुलेशन फॉर द ग्रोथ हार्मोन. Then prolactin releasing hormone, prolactin inhibiting hormone is regulation for the prolactin. Melanocyte inhibiting hormone, melanocyte releasing hormone is for the MSH regulation. अब जो है कहानी थोड़ी सी पलट जाएगी। यहाँ पर आपको रिलीजिंग हार्मोन तो चाहिए पर आपको इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं चाहिए। देखते हैं पहले। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट कौन है? बोलो। इस थायराइड स्टिमुलेटिंग, अरे यार, इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट मेरे बच्चों है थायराइड ग्लैंड। ऑब्वियसली थायराइड स्टिमुलेटिंग नाम है तो थायराइड ही, थायराइड ग्लैंड ही होगी। ठीक है, इसका टारगेट कौन है मेरे बच्चों? थायराइड ग्लैंड। कौन है? थायराइड ग्लैंड। अब आगे बात करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसके लिए ध्यान से समझना, इसके लिए हाइपोथैलेमस रेगुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालता है, ठीक, जो कि है अच्छा, इसका नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और क्या है? थायरोट्रोफिन भी है। ट्रोफिन वर्ड आ गया ना, तो ये कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी से। ठीक है, थायरोट्रोफिन भी नाम है। ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब बाकी सारे हार्मोन की जोड़ों से हमें ये लग रहा है कि मैडम इसमें इनहिबिटिंग हार्मोन होगा, पर इसका आंसर है बेटा नहीं। इसलिए मैंने इसको बाद में पढ़ाया। ध्यान से समझना क्या बोल रही हूं मैं। जब ध्यान से देखो, थायराइड, देखो क्या होता है, थायराइड कौन सा कलर लूँ यार? हाँ, हाइपोथैलेमस जब TRH निकालता है तो ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाने लगती है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये कहाँ जाता है? थायराइड ग्लैंड के पास जाता है, और थायराइड ग्लैंड जो होती है वो थायराइड हार्मोन बनाने लगती है। क्या बनाने लगती है मेरे बच्चों? थायराइड हार्मोन बनाने लगती है। इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ क्या? स्टिमुलेशन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, देखो देखो क्या हुआ,
ये हैं हमारे दादाजी, ठीक, लिख दूं, दादाजी बना दूं एक छोटे से। ये है मेरे दादाजी, दादाजी ने लॉ की पढ़ाई की, ठीक, दादाजी हैं ये, दादाजी ने लॉ की पढ़ाई की, ठीक, लॉ पढ़ लिया इनने, ठीक। अब इनको क्या है, काम करना है भैया, ऐसा विरासत देनी है इनको अपनी। तो ये जब थायराइड की ज़रूरत पड़े, थायराइड हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, तो दादाजी अपना एक्सपीरियंस जो है वो किसको देते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को, मतलब कि अपने पिताजी को, ठीक है, मतलब बच्चे के पिताजी को और अपने बेटे को। वो ये बोलते हैं कि बेटा जा जा और हमारे पोते को कुछ सिखा। और उसके बाद ये बाप जो होता है ये जाता है बच्चे के पास और बच्चे से बोलता है कि चलो अब पढ़ाई करो या तुम अपना लॉ करने जाओ, अपना काम करो। तो थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, थायराइड हार्मोन निकालने लगी। अब ये जो है इनको ये इनने बड़ा, अब ये क्या हुआ, बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा एडवांस बन गया, बहुत हीरो बन गया। अब बोले, अब क्या हुआ, दादा की दादी ने, नॉर्मली क्या था, वी हैव 2 हार्मोन्स, ठीक है, हर समय हमको 2 हार्मोन की जरूरत पड़ रही थी, एक दादाजी जो काम करवा रहे थे और दादी जो काम को रोक रही थी। पर यहाँ पर ऐसा है कि दादाजी ने काम तो करवा दिया पर यहाँ पर दादी नहीं है, समझे, यहाँ पर दादी नहीं है। यहाँ पर ये जो है, ये जो पोता है ना, ये बहुत ही पापी पुरुष है। इसने बोला कि दादी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, ठीक है, अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, हम सारा काम खुद कर लेंगे, हम अपना खुद ही जो है तो फॉर्मेशन रोकने लगेंगे, हम अपना काम खुद ही जो है तो अपना इनहिबिशन कर लेंगे, हमको किसी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी दादा दादी पापा मम्मी की ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या करता है, वंस द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इज़ वेरी हाई, ध्यान से समझना, वंस द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इज हाई, हार्मोन इज हाई, क्या करेगा बोलो, हार्मोन इज हाई, ठीक। अगर एक बार थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया तो भैया ये निकाल रहा है इसको स्टिमुलेट करने वाला, तो ऑब्वियसली इसके पास तो रिसेप्टर होंगे ही ना। तो इनके पास क्या रिसेप्टर हैं, इनके पास थायराइड हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन, ठीक है, तो इनके पास थायरोक्सिन का रिसेप्टर है। तो ये क्या करेंगे, ये तुरंत ये जाके पोता बोलेगा सुनो ऐसा है कि बहुत हो गया है, ये बाइंड कर लेगा पोता इनसे खुद से, ठीक है, पोता क्या कर लेगा, खुद ही बाइंड कर लेगा। ये देखो यहाँ से आएगा ये थायरोक्सिन, ये आया और ये जो है रिसेप्टर से बाइंड कर लिया, और ये रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, थायरोट्रोपिन के सिंथेसिस को या फॉर्मेशन को स्टॉप कर देगा। यहाँ लिख दूँ, सिंथेसिस क्या कर देगा मेरे बच्चों, स्टॉप, बड़ा ही गिचपिच लिख दिया है, साफ साफ लिखती हूँ, ये क्या करेगा, सिंथेसिस को स्टॉप कर देगा। तो अभी तक क्या थी कि दादी बोल रही थी कि मत करो, दादी बोलती थी अपने बेटे को और बेटा बोलता था अपने बेटे को, यही पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा था कि दादाजी ने बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कि बेटा प्रोलैक्टिन निकालो, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ने मेमोरी ग्लैंड को बोला कि भैया तुम मिल्क बनाओ, ठीक है। तो ये कौन है, दादाजी, जो बेटे से काम करवा रहा और बेटा जो है वो अपनी पोते से काम करवा रहा था, मतलब कि मेमोरी ग्लैंड से करवा रहा था, टारगेट ग्लैंड तो कुछ भी हो सकती है। अब हुआ क्या कि इतने में बीच में कौन आ गई, दादी। दादी ने पोते को बोला बस, दादी ने बेटे को बोला बस हो गया, काम नहीं करना अब, और पोते जो है बेटे ने अपने बच्चे को बोल दिया कि भैया काम बंद करो। समझ में आई बात। यहाँ पर दादाजी ने बोला बेटे को कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालो तुम, ठीक है। बेटा कौन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। दादाजी कौन है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दादा गया बेटे के पास, बेटा बना दिया, बेटा गया टारगेट के पास और उसने अपना बेटा बना दिया। पर जैसे ही उसने अपना बेटा बना, ध्यान समझना, जैसे ही उसका बेटा बना वो ज़्यादा उड़ी में आ गया, चौड़ में आ गया वो, उसने बोला अब कायदे से तो दादी को आके रोकना चाहिए था, ठीक, पर यहाँ पर दादी नहीं है, यहाँ पर बेटा जो है वो चौड़े में गया, हम खुद अपना सिंथेसिस रोक लेंगे। जब एक टाइम के बाद थायराइड का लेवल आपकी बॉडी में मेरे लाल ज़्यादा हो जाता है तो थायराइड हार्मोन खुद जाता है किसके पास, ये जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। और क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकाल रही है एंटीरियर पिट्यूटरी, तो उसके पास रिसेप्टर तो होंगे ऑब्वियसली थायरोक्सिन बाइंड करने वाले, तुरंत बाइंड करेगा और थायरोट्रोपिन मतलब TSH की सिंथेसिस को रोक देगा। साथ ही साथ ये जो है ये क्या किया, दादाजी के पास भी गया, दादाजी के पास भी गया और थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के पास भी थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर थे, वहां पर भी ये बाइंड हो गया और फिर वहां पर भी TRH सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया।
तो ये इतना एडवांस बच्चा था कि इसने TRH को भी रोक दिया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है, थायरोपिन लिख दिया है वहाँ पे, दिस इज थायरोट्रोपिन, ठीक है, थायरोट्रोपिन, ठीक है। तो इसने थायरोट्रोपिन को भी बंद कर दिया और इसने अपने TSH को भी बंद कर दिया, ठीक। ये क्या है, ये क्या है, ध्यान से समझो। इसकी वजह से हार्मोन निकल रहा है, अभी पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ, पर ये क्या सिग्नल दे रहा है, नेगेटिव सिग्नल दे रहा है, तुमको नहीं निकला है, तुमको नहीं निकलना है। ये क्या सिग्नल होता है बताओ मुझे, बोलो। अगर मैं किसी को बोल रही हूँ तू ये काम मत करना, देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। एक मान लो दीपक भैया ना मेरा एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ खींचा, अब उनने बोला कि बताओ मैडम कैसा खींचा मैंने, तो अगर उनने पूछा कैसा खींचा तो मैंने बोला क्या खींचा है, क्या घटिया फोटो खींची आपने, तो ये कौन सा फीडबैक हुआ, नेगेटिव फीडबैक हुआ, ठीक है। तो मैंने उनको नेगेटिव फीडबैक देकर ये बताया कि आपका फोटो एक नंबर का वाहियात है। यहाँ पर जो थायराइड हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव सिग्नल दे रहा है तुम अपना काम बंद कर दो, और वो हाइपोथैलेमस को भी सिग्नल दे रहा है कि तुम अपना काम बंद कर दो। दिस इज व्हाट मेरे बच्चों, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या कहलाता है मेरे बच्चों, ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक। ऐसा क्यों होता है बोलो, अगर आपकी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं हो तो क्या हो। अगर मैं दीपक भैया की सडनली फोटो को बोलूँ बहुत अच्छा खींचते हो तुम यार, बहुत अच्छा खींचते हो, तो वाहियात फोटो वो खींचते जाएंगे और हमारे इस कमरे में वाहियात फोटो का ढेर लग जाएगा और हम उसी में दब के मर जाएंगे। तो जीवन में पूरी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, हर जगह होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, इज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस, ठीक है। किस चीज के लिए होता है बच्चों, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड में बहुत सारा लिखा है तो बिल्कुल ध्यान से देखना क्या लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए होता है। अगर थायराइड का लेवल थायराइड हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा होने लगे तो भैया जिंदगी तार तार हो जाएगी, हर जगह थायराइड होगा, अपन थायराइड के टीले में दब के मर जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो बॉडी में इतना थायराइड हार्मोन होना जरूरी नहीं है। तो थायराइड हार्मोन खुद बोल देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, हमें नहीं चाहिए, बहुत हो गया तुम्हारा काम। नॉर्मली हाइपोथैलेमस बोल रहा था ग्लैंड को कि अब ये काम मत करो, तो ग्लैंड हार्मोन नहीं निकाल रही थी, पर यहाँ पर जो हार्मोन निकला वो खुद ही बोल दे रहा है कि मुझे काम मत करना, तुम अब मेरे लिए हो गया, बाप का संबंध खत्म, दादाजी का संबंध खत्म, सारे संबंध खत्म, अब मुझे तलाक 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 चाहिए, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो हर हार्मोन के लिए होता है, कुछ प्रोसेस जो होती हैं उनके लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं फॉलो होता, कि जैसे कि बच्चे का डिलीवरी जब हमें करवाना है तो हमें बहुत सारे ऑक्सीटोसिन की आवश्यकता होती है, तो हार्मोन निकलते जाना चाहिए, निकलते जाना चाहिए, निकलते जाना चाहिए, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा, बच्चा डिलीवर होगा। पर यहाँ पर थायराइड हार्मोन की जरूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए थायराइड हार्मोन खुद एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को बोल देता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी मेरे बाप TSH मत निकालना, और हाइपोथैलेमस मतलब दादाजी TRH मत निकालना, ठीक है। तो दादी का रोल तो पोते ने खुद ही निभा लिया। इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? बड़ा मजा आया कि नहीं आया? देखो, और जो थायराइड हार्मोन है उनके रिसेप्टर एंटीरियर पिट्यूटरी में भी हैं और हाइपोथैलेमस में भी है, तो टेंशन मत लेना, इसलिए वो दोनों जगह पर जाकर रेगुलेशन कर सकता है। नॉर्मली वी नीड रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन बिकॉज देयर इज नो रिसेप्टर फॉर द prolactin and growth hormone for into the anterior pituitary and hypothalamus, इसलिए हमको दो हार्मोन चाहिए होता है हाइपोथैलेमस से, इसने खुद ही कर ले रहा हार्मोन, इसलिए एक ही हार्मोन चाहिए था सिर्फ रिलीज कराने वाला। अब लिस्ट को अपडेट करेंगे आइए लिस्ट को अपडेट कर लें अपनी, आइए। सो हाउ मेनी, इसको आप ऐसे ही लिखो यार, बहुत सारा बड़ा बड़ा मत लिखो, ये लिख लो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ये हो गया, और मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, ऐसे मेरे बच्चों को अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। 6 हो गए हैं, 6 हो गए हैं। 8 देखते हैं क्या है, 8वां इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसको कैसे याद रखें, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलवाता है, TSH, थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाउ मेनी हार्मोन वी हैव डन, 2 4 6 7 यहाँ, और 1 2 3 4 यहाँ। सो अभी हमको पढ़ना है 2 यहाँ के, और यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 और 3 यहाँ के,
इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आओ थोड़ी सी थ्योरी बता दूं, देन उसके बाद गोनेडोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ाऊंगी, गोनेडोट्रोफिन के बारे में। कहाँ गया रे, कहाँ गया, आ जाओ। ओके, thyroid stimulate the thyroid gland to secrete the thyroxine. Thyroxine, there are two forms of the thyroxine. हम thyroid gland पढ़ाएंगी मैं तुमको, तो तुमको बताएंगे T3 and T4. T3 and T4 are the forms of the thyroxine which is secreted under the influence of TSH. TSH secreted under the influence of TRH. ठीक है, helps in the thyroid hormone synthesis and the growth of thyroid gland. ठीक है, आइए कैसे रेगुलेशन होता है, देखो रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए डायग्राम भी लेके आई हूँ। देखो ये है हाइपोथैलेमस मेरे लाल, और ये है आपकी थायराइड ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ने हार्मोन निकाला TRH, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो रहा है। पॉजिटिव मतलब तू निकाल, ठीक है। तो दादाजी ने बेटे को बोला, बेटा कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलने लगा, TSH। या हार्मोन को मान लो दादाजी कौन है, TRH, और TSH क्या है, बेटा। तो TRH की वजह से TSH बना, ठीक है। TSH बनता गया। अब ये जो TSH है, ये किसके पास जाएगा, थायराइड के पास, ठीक है। और उसने बेटा बनाया, भैया दादाजी ने क्या बनाया, अपने बेटे को। तो दादाजी कौन है, TRH, और TRH ने क्या बनाया, TSH, बेटा बन गया। अब बेटा जो है जो चाहता है कि वंश आगे बढ़े, तो उसने जो है एक और बेटा बनाया। तो बेटा गया, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था, थायराइड ग्लैंड के पास गया, और थायराइड ग्लैंड ने बनाया थायरॉक्सिन T3 and T4। T3 and T4 का लेवल, जब बेटे का लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो बेटे का दिमाग खराब हो गया, और बेटे का दिमाग खराब हो गया तो उसने बोला कि दादी नहीं आएगी मुझे रोकने, ठीक है, मैं खुद अपना काम करूंगा। और T3 and T4 कहाँ गए, पिट्यूटरी के पास भी गए और हाइपोथैलेमस के पास भी गए, और उनने बोला ऐसा है कि तुम अपना TSH बंद करो और तुम अपना TRH बंद करो। तो उसने दादाजी को भी बंद करवा दिया, उसने पापा जी को भी बंद करवा दिया। उसने ऐसा किया कि जिस घर में रहा उसी घर के कपड़े फाड़ के चला आया, ठीक है, डन हो गई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रेगुलेशन बाय द हाइपोथैलेमस, ठीक है ना मेरे बच्चों। आइए अब हम लोग कौन सा हार्मोन करने वाले हैं, शुरू करते हैं। चलो अभी पहले ये इतनी कहानी आपको क्लियर हो गई ना, वी हैव डन। अभी हमारे 3 और 4 बचे हैं, तो हम लोगों ने शायद 6-7 कर लिए हैं। उसके कितने कर लिए हैं यार, देख लो, तो 2 2 4 2 6, हाँ 7 कर लिए हैं इसके, 1 2 3 4 इसके। तो अभी इसके बचे 2 और इसके बचे हैं 3, ठीक है, लिस्ट क्लियर हो गई। अब चलो, अब हम लोग लिस्ट में कितने हो गए, 1 2 3 6 ये हो गए हैं, नहीं 7 ये हो गए हैं, 1 2 3 4 ये हो गए, ठीक है। अब मैं आपको लिस्ट में अगला लेकर जाने वाली हूँ, वेयर इट इज, चलिए आ जाइए। नाउ अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लगता है ना। नाउ अब मैं आपको पढ़ाऊंगी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन के बारे में, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। आइए, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है नाम से ही समझ में आ रहा है, ये गोनैड से ये हार्मोन निकलेंगे, या ये हार्मोन गोनैड्स को इफेक्ट करेंगे, निकलेंगे नहीं, गोनैड्स को इफेक्ट करेंगे। अब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स जो हैं ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ये क्या है मेरे बच्चों, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, ठीक है। मतलब इसमें आपको 1-2 हार्मोन्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें मेरे बच्चों हम 2 हार्मोन्स पढ़ेंगे, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। एक क्या है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, और दूसरा है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग वर्ड आया, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो गोनेडोट्रोफिन्स के अंदर हम 2 ग्रुप ऑफ हार्मोन्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अंदर 2 हार्मोन्स आता है, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक है आपका FSH, ये है LH और ये है FSH, ठीक है। 12th क्लास में इसको आपको डिटेल से पढ़ना है, टेंशन ना लियो। और बेटा टेस्टिस और ओवरी से जब हम लोग पढ़ेंगे तो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रही हूँ। देखो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके इन्फ्लुएंस, ये किसके इन्फ्लुएंस में निकलेंगे, ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस। ये कहाँ से निकल रहा है, ये निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से। कहाँ से निकल रहा है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। कहाँ से निकल रहा है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। आगे बात करें, अब ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ मैं। अब यहाँ पे लिखो हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख लो बेटा मेरे,
हाइपोथैलेमस। ठीक है, बहुत बार बात कर चुके हैं। सेम इसका रेगुलेशन सेम जैसा आपका TSH रेगुलेशन था ना, सेम वैसा ही है। देखो क्या है, अब गोनेडोट्रोफिन हार्मोन के लिए अलग अलग रिलीजिंग हार्मोन निकालने से अच्छा है मैं सिर्फ एक के लिए रिलीजिंग हार्मोन निकालूं। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं तो क्या हुआ, पर अल्टीमेटली ये जो दोनों हार्मोन्स हैं ये किस सेल से निकलते हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे पाए जाने वाले गोनेडोट्रॉफ्स सेल से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे पाए जाने वाले गोनेडोट्रॉफ्स सेल्स से ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। तो बेटा मैं इन दोनों हार्मोन के लिए रिलीजिंग हार्मोन काय को निकालूं, मैं तो निकालूंगी उन सेल्स के लिए जो ये दोनों हार्मोन निकाल रही हैं। तो मुझे बताओ कि LH और FSH कौन बनाता है। LH और FSH एंटीरियर पिट्यूटरी पे पाए जाने वाले गोनेडोट्रॉफ सेल से बनते हैं। तो आई हैव टू रेगुलेट दीज सेल्स ना, कि रिलीज करो। तो मैं क्या करूंगी कि मैं निकाल लूंगी, क्या मैं सिर्फ निकालूंगी गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन को गोनेडोट्रोफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन को गोनेडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। तो मैं क्या निकाल लूं, सीधे निकाल लूं भैया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अरे यार क्या हो गया, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन निकाल लेती हूं। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, मैं क्या निकाल लूं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या लिख दूं इसको, GnRH। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, GnH, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसके लिए मैंने निकाला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन निकला। मेरे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमने यहाँ से निकाला। कहाँ से निकाला, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से ये गया ब्लड के माध्यम से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रॉफ्स को एक्टिवेट किया। गोनेडोट्रॉफ से दो हार्मोन्स निकलवाए मेरे बच्चों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH हैं, ये बेसिकली कहाँ पे वर्क करेंगे बच्चों, टेस्टीज एंड ओवरी में। ठीक है, लिख दूं यहाँ पर, ये कहाँ पर वर्क करेंगे, टेस्टीज में। थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, है ना। ये इनका टारगेट लिख लेते हैं यहाँ पर। टारगेट कौन है, टारगेट कौन है। अब इनका टारगेट है मेरे बच्चों, इन दोनों हार्मोन्स का टारगेट होता है, ऐसा लिख लेते हैं, इन दोनों हार्मोन्स का टारगेट है टेस्टिस एंड ओवरी। अब थोड़ी सी जानकारी ले लें, ध्यान से देखना है ना। देखो मैं डिटेल से भी पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं। टेंशन मुझे दे दो यार, दे दो मुझे टेंशन, दे दो मुझे अपने सारे गम। ओके, क्या बोल रही हूँ मैं। तो LH का काम क्या होता है, ये क्या हुआ, ठीक, देखो ध्यान से। LH का काम होता है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनवाना। क्या स्पेलिंग भूल जाती हूँ ज़्यादा पढ़ाने के बाद। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनाना, इट इज़ द ओनली मेल हार्मोन। और ओवरी में LH का काम होता है ईस्ट्रोजन बनवाना और प्रोजेस्टेरोन बनवाना। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनवाना, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन बनवाना। ठीक है, FSH का वर्क टेस्टिस में क्या है, स्पर्म बनवाना, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं इसको, स्पर्म बनवाना, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। और FSH का काम ओवरी में क्या है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं। FSH का वर्क ओवरी में क्या है, oogenesis करवाना। क्योंकि जगह नहीं है इसलिए ऐसा लिख रही हूँ, समझ आया। देखो कितना बढ़िया लिखा है मैंने, तुमको एक एक चीज़ गोनेडोट्रोफिन हार्मोन की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। गोनेडोट्रॉफ्स को हमने एक्टिवेट करवाया बाय द GnRH। डोंट कंफ्यूज विद द ग्रोथ हार्मोन, है ना, GHRH से कंफ्यूज नहीं करना। अब ये गया बेटा किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी की कौन से सेल्स पर एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा गोनेडोट्रॉफ सेल्स के ऊपर। गोनेडोट्रॉफ सेल्स पर जब एक्ट करेगा तो ये दो हार्मोन्स को, एक्चुअली गोनेडोट्रॉफ्स जो होती हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकालती हैं। एक हार्मोन मेरे लाल हो गया क्या, LH, और एक हो गया FSH। LH टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनवाता है और ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनवाता है। और FSH क्या बनवाता है, स्पर्म बनवाता है इनटू द मेल एंड ओव्यूल्स डेवलप करवाता है इनटू द फीमेल। अब कहानी ये है
कि मेल में ऐसा थोड़ी होता है कि TSH बनता जाए और मर्द में ज़्यादा मर्दानगी की कैरेक्टर आ जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि ईस्ट्रोजन बनता जाए और फीमेल ज़्यादा नाजुक हो जाए, ऐसा नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा निकलने पर मर्दानगी घटती है। समझ में आई बात? तो एक लेवल के बाद ये टेस्टोस्टेरोन, ध्यान से समझना मैं कैसे बनाऊँ यार, एक लेवल के बाद टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे लिख देती हूँ, एक लेवल के बाद टेस्टोस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लिख रहा है, ठीक है। एक लेवल के बाद जब इनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कहाँ जाते हैं? एक तो ये जाते हैं गोनाडोट्रॉफ सेल्स के पास और एक ये जाते हैं हाइपोथैलेमस के पास, और क्या भेजते हैं मेरे बच्चों? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, कि बेटा ऐसा है कि बंद कर दो, नहीं तो जो बेचारा मर्द है ये जो है नामर्द हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फीमेल जो है वो ज़्यादा फेमिनाइन हो जाएगी, तो ये ऐसा नहीं करना है अपने को। तो एक बार जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये हार्मोन खुद ही दोनों को मैसेज कर देते हैं। किसको? पापा हार्मोन्स को भी, LH FSH को भी, ठीक है। ये गोनेडोट्रॉफ्स को मैसेज कर देते हैं, नहीं चाहिए मत निकालो, और वो दादाजी को मैसेज कर देते हैं, मत, नहीं चाहिए हमें कुछ। तो इसकी वजह से हाइपोथैलेमस से भी निकलने वाले हार्मोन स्टॉप हो जाते हैं और आपके एंटीरियर पिट्यूटरी थी उससे भी निकलने वाले हार्मोन स्टॉप हो जाते हैं, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। भी आपने TSH में पढ़ा। डन हो गई इतनी बात? बस, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग करेंगे भी, ठीक है। आइए अब आपको इसकी थ्योरी पढ़ा देती हूँ मेरे बच्चों, तो मज़ा आ जाए थोड़ा सा। कहाँ यार, ओके। अब मैंने अलग अलग बनाया पर आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। FSH देख लो सबसे पहले। FSH मैंने आपको बताया, FSH क्या करता है? FSH करता है मेल में स्पर्म्स बनवाने का काम करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। हालांकि ये तो स्पर्म ओवम में एंट्री ले रही है, ये दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट डायग्राम, बट यू हैव टू सी द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, ठीक है। और मैंने आपको भी यही बताया था थोड़ी देर पहले कि LH का काम है बच्चों टेस्टोस्टेरोन बनवाना, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनवाना, जबकि FSH का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना इन द मेल एंड oogenesis करवाना इनटू द फीमेल। यही लिखा है आपकी स्लाइड में, इसमें कोई टेंशन तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी ग्रुप ऑफ गोनाडोट्रॉप, अच्छा रेगुलेशन कैसा होता है? ये सेम रेगुलेशन मैंने इकट्ठा बता दिया, इसमें अलग अलग बताया। देखो, GnRH is a group of hormone. The two group of hormone is the LH and FSH. FSH के बारे में पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis करता है, पर हमेशा स्पर्म नहीं बनते रहेंगे, हमेशा ओवर डेवलप नहीं होता रहेगा, महीने में एक बार ही फीमेल का ओवर डेवलप होता है, ठीक है। तो जब इनका लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो भैया ऐसा है कि FSH जो है, जो आपका टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है, ये मैसेज कर देंगे किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, चल भाग अब मत रिलीज करना GnRH, ठीक है, आपका गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन रिलीज मत करना। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन को रिलीज करना बंद करवाएंगे, साथ ही साथ वो किसको मैसेज करेंगे? हाइपोथैलेमस को भी मैसेज करेंगे। तो ये FSH किसको मैसेज करेगा? पिट्यूटरी को भी मैसेज करेगा, या जो आपके टेस्टोस्टेरोन है ये पिट्यूटरी को भी मैसेज करेंगे, और साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन आपके हाइपोथैलेमस को भी मैसेज करेंगे, डोंट रिलीज द GnRH बिकॉज वी डोंट नीड द स्पर्म स्टिल राइट नाउ। और अगर मान लीजिए कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल एक बार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो साथ ही साथ ये LH, तो अगर टेस्टोस्टेरोन एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रॉफ्स को स्टॉप कर रहा है तो मतलब LH भी स्टॉप होगा और FSH भी स्टॉप होगा, दोनों एक साथ, ठीक है। आगे बढ़े। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भर के डिटेल से 12th क्लास में, ठीक है, तुमको अभी इतना टेंशन नहीं लेना है। स्टिमुलेशन ऑफ ओव्यूलेशन इन द फीमेल बाय दिस कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड। ये क्या है ना बच्चों, ये क्या है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एक्चुअली जो ओवरी होती है, जब हर महीने ऑल्टरनेटिव ओवरी जो होती है वो अपना ओव्यूल डेवलप कर करके बाहर निकालती है। फर्टिलाइजेशन हो गया उस ओव्यूल से, उस एग से, तो बच्चा फॉर्म हो जाता है, और अगर नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन के फॉर्म में वो एग बाहर निकल जाता है। तो जितना टाइम उस अंडे को बाहर निकलने में लगता है शरीर से, उतने टाइम आपका ओवरी का वो एरिया डैमेज रहता है,
और वो एरिया को बनाए रखने के लिए, ताकि नया दूसरे ओवरी का जो एग है वो बाहर ना निकल जाए, तो हमें एक हार्मोन चाहिए विच इज़ कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इससे वो एरिया जहाँ से एग निकला है ओवरी से, वो एरिया बना रहता है। दिस एरिया इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो होता है, जब अगर मान लो एग फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, तो बच्चा बनेगा ना पेट में, तो ऐसे कंडीशन में उस कार्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन निकलता है, जहाँ से अंडा निकला था ना, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है कुछ समय तक, ठीक है। तो उसे मेंटेन करने का काम जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। तो अगर समझ में नहीं आया तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये 12th में पढ़ना है, ठीक है। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बाय कार्पस ल्यूटियम इज ऑल्सो स्टिमुलेटेड बाय द एलएच, ठीक है। तो मैंने बताया उस टूटे हुए हिस्से से प्रोजेस्टेरॉन बनता है। तो एलएच क्यों बनता है? ताकि वो टूटा हुआ हिस्सा बन सके और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट हो सके, ठीक है। समझ में आ गई बात। इन मेन LH इज कॉल्ड एज ICSH, इज स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यही टेस्टोस्टेरोन बताया मैंने। तो LH से मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनते हैं, और FSH से ओव्यूलेशन होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, फीमेल एंड मेल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। FSH एंड LH कलेक्टिवली कॉल्ड एज गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, और या गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ओके, अब ये है, देखिए यहाँ पर आपका रेगुलेशन दिया हुआ है। बेसिकली हाइपोथैलेमस ने गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकाला, ये रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या निकाला? FSH और LH निकाला। कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो हैं वो कहाँ जाएंगे? लेडिक सेल। अगर मैं बात करूँ मेल की तो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन बनाती है। तो LH कहाँ गया? LH FSH कहाँ गए? लेडिक सेल के पास। LH ने बनवाया टेस्टोस्टेरोन, FSH ने बनवाया स्पर्म, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन बन गया, पर एक समय के बाद वंस इट्स लेवल इज वेरी हाई, देन इट विल गिव द नेगेटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड साथ ही साथ हाइपोथैलेमस को बंद करो अपना काम, क्योंकि अब नहीं बनाना है, अब नहीं चाहिए टेस्टोस्टेरोन। लास्ट हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हम पढ़ने वाले हैं, विच इज द एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। आइए देखते हैं इसके बारे में। दिस इज द लास्ट एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, ओके। आइए देखते हैं क्या है कहानी। और यार यहाँ क्यों लिख दिया मैंने? चलो देख लेते हैं। चलो, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक, ट्रॉफिक वर्ड आ गया ना, ट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, नाम समझो पहले। एडिनो का मतलब है एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिको का मतलब है कॉर्टेक्स से निकलेगा, ठीक है। ट्रॉफिक हार्मोन मतलब, ट्रॉफिक मतलब पिट्यूटरी से निकलने वाला है। चलो थोड़ा सा बनाएंगे, कहानी बना लेते हैं, आइए। यहाँ पे बना देती हूँ। ये है आपकी किडनी, ठीक है। ये क्या है? आपकी किडनी। किडनी के ऊपर बच्चों मेरे एक ग्लैंड होती है। द नेम ऑफ दिस ग्लैंड इज नोन एज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। अब मेरे बच्चों, एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बाहर वाला हिस्सा, वन इज द बाहर वाला हिस्सा, एंड एक होता है अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। एक होता है बाहर वाला हिस्सा और एक होता है अंदर वाला हिस्सा। नाउ द बाहर वाला हिस्सा, अच्छा ये कौन सी ग्लैंड है? ये है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। ये कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड है। बाहर वाले हिस्से को मेरे बच्चों हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाले हिस्से को हम कहते हैं मेड्यूला। बहुत डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड हमको इस चैप्टर में डिटेल से लेना है, ठीक है। अब आगे आइए, ठीक। बाहर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स है। तो ये जो हार्मोन है ये कहाँ से निकल रहा है? ये निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। अब AP लिख देती हूँ, है ना। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला ये जो हार्मोन है, इसका टारगेट कौन है बच्चों? इसका टारगेट कौन है बताइए? इसका टारगेट है, अरे यार, ठीक है। इसका टारगेट कौन है? इसका टारगेट है एड्रीनल ग्लैंड की, एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स वाला हिस्सा इसका टारगेट है, समझे। एडिनो कॉर्टिको ट्रॉफिक एड्रीनल का कॉर्टेक्स पे ये एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसका वो क्या हो गया?
कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। अब इसको हम कॉर्टिकोट्रॉफिक या इसी को हम एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक या इसी को हम कॉर्टिकोट्रॉफिक भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम इज द कॉर्टिकोट्रॉफिक ऑल्सो, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, इसका ये भी नाम है। अब मेरे बच्चों ये क्या करता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या, हाइपोथैलेमस से क्या निकालोगे। देखो हाइपोथैलेमस से सबसे पहले तुम क्या निकालोगे, जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर मतलब ये वाला टॉपिक अब खत्म होने वाला। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आज के लेक्चर में नहीं कवर करूंगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए छोटा सा या उसको मैं किसी और ग्लैंड के साथ अटैच करके पढ़वा दूंगी, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या निकालो आप, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। लिख दूं, पूरा फुल फॉर्म लिख दूं, चलो लिख देती हूँ, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन निकाल लो। इसको क्या निकाला आपने, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन निकाल लिया CRH। ये कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन एड्रीनल रिलीजिंग है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इफेक्ट है। एड्रीनल पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकला, ट्रॉफिक एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ब्लड के माध्यम से कहाँ गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स निकालती है, पर यहाँ पर हम क्या मार रहे हैं, कॉर्टिसोल निकला, और भी बहुत सारे निकल सकते हैं। पर एक बार अगर कॉर्टिसोल जो होता है ये बॉडी में तब निकलता है, मतलब एक्चुअली कॉर्टिसोल का यूज़ भी हम करते हैं, मतलब ये एक ऐसा हार्मोन है जो इमरजेंसी कंडीशन में निकलता है। साथ ही साथ जब किसी को ट्रांसप्लांटेशन देते हैं तो कॉर्टिसोल के इंजेक्शन लगाते हैं, ये इम्यूनिटी सप्रेस करता है, ठीक है। अब अगर वंस द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इज वेरी हाई, वंस द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इज हाई, अब इसमें एक ही हार्मोन है, वी डोंट हैव इनहिबिटिंग हार्मोन, तो कॉर्टिसोल बोलेगा चलो बेटा तुम भी स्टॉप हो जाओ, तो ये इसको भी एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव फीडबैक दे देगा और हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक दे देगा कि तुम स्टॉप हो जाओ। तो आपने क्या देखा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन, इन तीनों के लिए देयर इज नो इनहिबिटिंग हार्मोन, देयर इज ओनली वन हार्मोन विच इज द रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आ गई बात, विच विल अफेक्ट द anterior pituitary to release the hormone, the anterior pituitary release the particular hormone, वो हार्मोन जाएगा टारगेट पार्ट पे वो हार्मोन निकलवाना शुरू कर देगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा था उसने क्या निकलवाया थायराइड ग्लैंड से, T3 एंड T4 थायरोक्सिन हार्मोन। जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन था उसने पिट्यूटरी से क्या निकलवाया, गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, मतलब LH और FSH। LH और FSH ने टेस्टिस और ओवरी से क्या निकलवाया भैया, उसने स्पर्म्स बनवाए और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन निकलवाया, ठीक है। पर और अपने ये है एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक ने क्या निकलवाया, बहुत सारे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स निकाले, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, बहुत सारे हार्मोन्स निकलवाते हैं। पर एक बार जब इन सारे हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी मैसेज कर देते हैं और हाइपोथैलेमस को खुद से ही मैसेज कर देते हैं कि मत निकालना अब, क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है। बाकी सारे हार्मोन्स में आपने क्या पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन में, प्रोलैक्टिन हार्मोन में, इन सब में आपने क्या पढ़ा था, मेलानोसाइट हार्मोन में आपने पढ़ा कि ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके लिए रिलीज भी हाइपोथैलेमस कमांड रिलीज करने का भी देता है और इनहिबिट करने का भी देता है। तो ये जो वाले ये जो तीन लास्ट में हमने पढ़े ये तो ज़्यादा स्मार्ट इनफ हैं, ठीक है। अब आओ बेटा मेरे लिस्ट को अपन लोग मेंटेन कर लें, ठीक है। हम लोगों ने लिस्ट कहाँ है ये, चलिए। हाइपोथैलेमस में मुझे 9 हार्मोन्स पढ़ाने थे, इसमें 6-7 ये हो गए। 8वां कौन सा हो गया बताइए मुझे, 8वां मैंने आपको कौन सा पढ़ाया, 8वां मैंने आपको पढ़ाया GnRH, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, और 9वां मैंने आपको पढ़ाया कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। जगह नहीं है तो इतने में लिख दिया मैंने। अब GnRH क्या निकलवाता है, GnRH बेटा एक निकलवाता है LH और एक निकलवाता है FSH, ठीक है। और CRH क्या निकलवाता है बच्चों, ये निकलवाता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलवाता है, कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन निकालता है। कॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन निकलवाता है। गिन लो बेटा, गिन लो आ जाओ। हाइपोथैलेमस से 9 निकलने थे, 1 2 लिख देती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से निकलने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डन हो गई।
सो एंटीरियर पिट्यूटरी 9 हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलवाती है और 7 एंटीरियर पिट्यूटरी, मतलब एक्चुअली हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पर असर की बात है। कंबाइनली हाइपोथैलेमस का इफेक्ट एंटीरियर पिट्यूटरी पे 9 हार्मोन्स है और एंटीरियर पिट्यूटरी 7 हार्मोन निकालती है इसके इन्फ्लुएंस में। थ्योरी पढ़ लें एक बार। सो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक, पहले गोनेडोट्रॉपिक पढ़ा देती हूँ क्योंकि गोनेडोट्रॉपिक पहले मैंने डील करवाया है। वेयर इट इज, वेयर इट इज, वेयर इट इज, अच्छा ये तो हो गया ना। ओके नाउ okay, it accelerate the cortex part of the adrenal gland to secrete the hormone. There are n number of hormone मेरे बच्चों जो cortex वाले part से निकलते हैं। Look at this, दिया हुआ है हाइपोथैलेमस ने क्या निकाला, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया, जिससे एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन निकला, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकले जिन्हें हम कलेक्टिवली कॉर्टिकोकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जब इनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज करते हैं और इसे बंद करवा देते हैं, और यही हाइपोथैलेमस को भी मैसेज करते हैं और इसे भी बंद करवा सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इधर भी यही चीज़ दी हुई है, आप देखिए नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, कॉर्टिसोल से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, इसी से नेगेटिव फीडबैक जा रहा है हाइपोथैलेमस से। तो ना आप कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है और ना एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन निकल रहा है हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से रिस्पेक्टिवली। डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। सो बच्चों वी हैव डन विद द एंटीरियर पिट्यूटरी। थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला पार्ट अपन डिस्कस कर ले, देन विल एंड द लेक्चर। ओके ओके ओके, देखते हैं, आ जाओ देख ही लेते हैं ना। देखिए hypothalamus, as you know that the hypothalamus is the basal part of the diencephalon. Diencephalon, देखो मैं बार बार डायनसेफेलॉन नहीं पढ़ाऊंगी, डायनसेफेलॉन को मैंने ब्रेन के हर लेक्चर में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच द डायनसेफेलॉन। बस याद रखना कि डायनसेफेलॉन का ये वाला हिस्सा थैलेमस, ऊपर वाला हिस्सा एपिथैलेमस, नीचे वाला हिस्सा हाइपोथैलेमस कहलाता है, ठीक है। And it regulate the wide spectrum of the body function. It contain the several groups of neurosecretory cell which produces hormone. ठीक है, तो हाइपोथैलेमस में क्या कौन सी सेल्स होती हैं बच्चों, वो सेल्स होती हैं जो हार्मोन्स निकालती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रही थी जो कि मैं शायद मेरे दिमाग से स्किप हो गया है, आइए देखते हैं। जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ध्यान से समझना, इधर देखो कहाँ गया प्रोलैक्टिन, कहाँ पे समझाया मैंने, ओके। जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ठीक है, जो ये वाला प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये हार्मोन जो होता है ये इट एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे मैं भूल गई थी बता देती हूँ। इट ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों की तरह बिहेव कर सकती हैं। आई बात समझ में, जैसे कि एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, मतलब ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और सेम ये हार्मोन की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। तो एपिनेफ्रीन एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रीन इज नॉर एड्रेनलिन, तो एक एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोनल इफेक्ट एंड वन इज द क्या कहते हैं अपना क्या कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, इसको न्यूरोट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर में इसका नाम बदल जाएगा। द नेम ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विच एक्ट एज अ हार्मोन ऑल्सो इज कॉल्ड एज डोपामाइन। तो डोपामाइन एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है, जबकि प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एक हार्मोन है, दोनों एक ही हैं, बट ये हार्मोन की तरह भी बिहेव करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। ये भूल गई थी बताना, अच्छा बता दिया मैंने। चलिए, सो दीज हार्मोन रेगुलेट द, जो हार्मोन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स निकाल रही हैं, इट रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। ये पढ़ा हम लोगों ने कि कैसे 9 हार्मोन्स निकालती हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे रेगुलेट किया, पोस्टीरियर का भी पढ़ेंगे। हाउएवर द हार्मोन प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होता है रिलीजिंग, जो पिट्यूटरी से हार्मोन को निकलवाते हैं, और एक होते हैं इनहिबिटिंग, जो पिट्यूटरी से हार्मोन को बंद करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस से एक निकलता है GnRH, अभी लास्ट में पढ़ाई, सेकेंड लास्ट, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और गोनेडोट्रोफिन्स बनाता है, मतलब LH और FSH। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो ये अलग अलग बता रहा, सोमैटोस्टैटिन और सोमैटोक्राइनिन बताया। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सोमैटोक्राइनिन कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमैटोस्टैटिन कहते हैं, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को बंद करवा देता है। These hormone originating in the hypothalamic neuron
पास थ्रू द एक्सॉन एंड रिलीज देयर नर्व एंडिंग्स। ठीक है, आई बात समझ में। दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक्सॉन खुद हार्मोन लेके जा रहे हैं, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन ब्लड के थ्रू आ रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पोर्टल सिस्टम, एंड वी हैव स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोर्टल सिस्टम इज कॉल्ड एज हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। ये पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है, आइए। नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड एज सेला टर्शिका। स्फिनॉइड बोन का ये डिप्रेशन होता है। ठीक है, डन हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आपकी एनसीईआरटी और क्या कहती है? ये कहती है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक हाइपोथैलेमस से, एक डंडे से, मतलब स्टॉक मतलब डंडे से अटैच होती है। इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं, इसमें नहीं दिया बट यू शुड नो। एनाटॉमिकली दो हैं। ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चरली वी हैव टू पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस, बट यू शुड नो व्हाट इज द हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, फंक्शनली पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया से कौन सा हार्मोन पढ़ा है? एमएसएच। ठीक है, पार्स डिस्टालिस जो होता है ये पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भाग होता है, और पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिएट, पास डिस्टालिस इज द इंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट, पास नर्वोसा इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट। पास डिस्टालिस और पास इंटरमीडिएट को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं बच्चों? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये कौन कौन से हार्मोन निकालती? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये वाला डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक ही हार्मोन निकालती है विच इज द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाउएवर इन ह्यूमंस द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज इन द पार्स डिस्टालिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा, इसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये दो हार्मोन निकालती है विच इज द ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। इसके बारे में मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगी, जितना मुझे पढ़ाना था उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का थोड़ा सा वो दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपकी बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इससे बॉडी में ग्रोथ नॉर्मल होती है, पर अगर ये ज़्यादा निकले तो बॉडी जायंट हो जाती है, कॉल्ड गैगेनेटिज्म, और अगर जीएच कम निकले तो स्टंटेड ग्रोथ होती है, कॉल्ड एज ड्वार्फिज्म। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में बहुत ज़्यादा निकले इन द मिडिल एज्ड, जिससे डिसफिगरमेंट हो सकती है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं एक्रोमेगैली। ठीक है, और इससे बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और हो सकता है कि अगर हम ना देखें तो डेथ भी हो सकती है। बहुत देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी का पार्ट बढ़ता है, ऑर्गन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एकोमोडेशन के लिए जगह नहीं मिलती है, इसलिए प्रेशर रहेगा बॉडी में, तो ऑब्वियसली कोई चीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी तो आदमी मर ही जाएगा। The disease is hard to diagnose in the early stage, is often goes undetected in many years until the change of external feature become noticeable. बहुत समय तक तो दिखता नहीं, लोगों को लगता है नॉर्मल ग्रोथ हो रही है, पर बहुत समय के बाद, जब एक टाइम के बाद लोगों को दिखता है ये तो बहुत बड़ा हो गया, तब समझ में आता है कि ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा था। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन ये क्या रेगुलेट करता है? इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ऐसे ही TSH क्या करता है? ये थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करता है फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन क्या करता है? ये स्टीरॉयड हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बहुत सारे और भी हैं, पढ़ेंगे उसके बारे में। आपके एनसीईआरटी एक बता रही, पर मैं और भी बताऊंगी। फ्रॉम द एडिनल कॉर्टेक्स, मतलब ACTH जो पिट्यूटरी से निकल रहा है वो एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। LH एंड FSH क्या करते हैं? इनको हम गोनेडल एक्टिविटी करवाते हैं। ये कलेक्टिवली इन्हें हम गोनेडोट्रोफिन्स कहते हैं, विच इज ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ GnRH। ठीक है, इन मेल LH क्या करवाता है? हार्मोन का वो करवाता है सिंथेसिस, कॉल्ड एज एंड्रोजन, हम टेस्टोस्टेरोन कह सकते हैं। इन मेल्स FSH एंड एंड्रोजन रेगुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, FSH एंड LH दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेट कराते हैं, फीमेल में oogenesis। ठीक है, इन फीमेल LH इंड्यूस ओव्यूलेशन इन फुल्ली मैच्योर फॉलिकल, ओव्यूल्स बाहर निकलवाता है, एंड इट मेंटेन द कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकलवाता है, प्रोजेस्टेरॉन का भी रेगुलेशन LH ही करता है। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द रिमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। मैं LH और FSH जब पढ़ाऊंगी तब ये पढ़ाऊंगी रिमिनेंट क्या। रिमिनेंट मतलब देखो, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या, व्हाट इज द ओवरी, ओवरी के अंदर हम लोग बनाते हैं, ओव्यूल को मैच्योर करवाते हैं, एग को मैच्योर कराते हैं। एग कुछ सेल्स के अंदर मैच्योर होता है, द ग्रुप ऑफ सेल्स विद द एग कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल।
1 महीने के बाद 28 दिनों के बाद ये मैच्योर हो जाता है और ये फट जाता है फॉलिकल और एग बाहर आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में। तो बचा हुआ जो फटा हुआ पार्ट है उस फॉलिकल का कॉल्ड एज रेमिनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ये रेमिनेंट प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन निकालता है और इस ग्राफियन फॉलिकल को, फटा हुआ जो पार्ट है, इसको बना रहना ज़रूरी है और ये बने रहने में मदद कौन करता है? LH। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलती है आपके NCERT। ठीक है, FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। FSH की वजह से जो एग बनता है हर महीने डेवलप होता है। वी हैव बहुत सारे एग्स होते हैं, हर महीने एक एक एग डेवलप होता है। ठीक है, आप लोग ये लेक्चर मेरा 10th क्लास का मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी देख सकते हो। ठीक है, MSH एक्ट्स ऑन द मेलानोसाइट मेलानिन कंटेनिंग सेल एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। ठीक है, बढ़ाया मैंने ऑपोजिट टू द मेलेटोनिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल ऑफ आवर बॉडी। अच्छा, ये वाले तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं, इसलिए मैं आज इसको नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। डन हो गई। सो आज की कहानी मैंने आपको सिखाया, इट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड इट्स हार्मोन। वी हैव लर्न द हाइपोथैलेमिक हार्मोन, we have learned the hypothalamic hormone and its influence into the anterior pituitary. We also completed the all 7 hormones of anterior pituitary. आगे जितने भी हॉर्मोन्स हैं उनके बारे में हम अलग अलग ग्लैंड्स में भी बात करेंगे, तो टेंशन अभी नहीं लेना। मेरे लेक्चर्स आप अरेंज्ड मैनर में देख सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट। वेबसाइट में हर चीज़ अरेंज मैनर में मिलेगी। गूगल में यू हैव टू टाइप द magnetbrains.com, एक्सप्लोर द टॉप कोर्सेस 11th क्लास। उसके बाद आपको मेरा विंडो खोल के मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिएगा या वॉच नाउ भी कर सकते हो। वॉच नाउ करोगे तो फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। जैसे ही आप विंडो पे क्लिक करोगे तो मैं वेबसाइट पर ऐसे खुल के आ जाऊंगे। यू हैव टू क्लिक द, आप पहले लिस्ट देख लेना आपको कौन सा लेक्चर देखना है। ज़रूरी नहीं, आपको हो सकता है सारे लेक्चर आ रहे हो, सब पढ़ रखा हो, एक किसी में डाउट हो रहा हो, तो आप इसमें से लिस्ट देख लेना। पर्टिकुलर कितने टाइम का वो लेक्चर है वो भी दिख जाएगा। क्लिक करना, वॉच देखना शुरू करना। कोई लेक्चर स्पेसिफिक देखना है तो जैसे करोगे तो मैं शुरू हो जाऊँगी बोलना, तक दिना दिन था। और उसके बाद आप क्या करना है, मान लो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, इसके जस्ट बाद वाला वीडियो देखना है, तो आप क्या करो, नेक्स्ट वीडियो करो, नहीं तो वापस से रिटर्न कर जाओ लिस्ट में और सेलेक्ट कर लो कौन सा देखना है। इस तरीके से क्या होगा, पढ़ाई एक अरेंज्ड मैनर में होगी और आपको समझ में आएगा किस टॉपिक के बाद क्या करना है। आई होप कि जो कहानी मैंने आज आपको समझाई वो आपको समझ में आई। कुछ ना समझ में आए प्लीज़ लेट मी नो। सी इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।